हेलो, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी भाई? हाँ जी, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? तबीयत ठीक है? आई होप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी जो है चल रही होगी। तो 19 सितंबर का दिन है आज दोस्तों, 2021। और हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है आपका, वो शेड्यूल है 26 सितंबर के लिए, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग में फीमेल्स का एग्ज़ाम होगा, इवनिंग में मेल्स का एग्ज़ाम होगा। और आप सभी को सबसे पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले क्लास, आप सभी को काफ़ी बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को भी। और हमें भी, हमारे लिए भी, क्योंकि 6-7 महीने से, 8 महीने से जो हम मेहनत कर रहे थे बेसिकली हरियाणा पुलिस को फोकस करते हुए, फीमेल कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल और एसआई को ध्यान में रखते हुए, वो फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। और ना ही उस एग्ज़ाम में कोई धांधली वगैरह हुई है, ना ही कुछ और। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा एग्ज़ाम था, काफ़ी अच्छा पैटर्न दिया एग्ज़ाम का। और तीनों शिफ्ट जो हैं वो लगभग इक्वल शिफ्ट थी, कोई ऐसा नहीं था उसमें कि किसी में ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा आसान। वो थोड़ा बहुत 10-15% देखो ऊपर नीचे होता रहता है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो एग्जामिनर के माइंडसेट पे बात होती है। जो एग्ज़ाम बनाता है तो वो किस माइंडसेट से है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और आप सभी को कंग्रेचुलेशंस कि जो जिस उम्मीद के साथ और जिस बात को ध्यान में रखते हुए हमने मेहनत करी थी, वो हमारी सक्सेसफुल हुई। टोटल 3 शिफ्ट में 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से पूछे गए हैं। फीमेल कांस्टेबल में टोटल 30 क्वेश्चंस, जिसमें से 28 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कवर किए हुए थे। 28 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने कवर किया हुआ था। तो ये आप सभी को लिए भी बधाई की बात है, और हमारे लिए, मेरे लिए भी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी डिसाइड किया है मैंने कि आपका जो आज से लेके और अगले संडे को एग्ज़ाम है बेसिकली आपका, कल यानी कि बल्कि आज ही 19 तारीख की डेट दी हुई थी। आज आपके एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए थे। मैंने चेक नहीं किया है आए हैं या नहीं आए हैं। आप बताइए एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आए हैं या नहीं आए हैं। और उन एडमिट कार्ड को कल आ जाएंगे, आज नहीं आए हैं तो कल आ जाएंगे एडमिट कार्ड। और नहीं आते हैं तो फिर वही पता नहीं, फिर पोस्टपोन होने का खतरा है एग्ज़ाम के ऊपर। वो देखेंगे, कल शाम तक पता लग जाएगा हमें। अगर पोस्टपोन नहीं होता है हमारा एग्ज़ाम एसआई का और टाइम पे ही होता है, एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं, तो आप लोगों को आज और फिर अगले सैटरडे तक कंटिन्यू हमारी 6 क्लासेस होंगी। इन 6 क्लासेस के अंदर 11th क्लास और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को थ्योरेटिकली मैं कराने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज की वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अलावा एसआई लेवल पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे आपका सी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक होता है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, पिछली बार भी बने थे, वो कॉन्सेप्ट आपको मैं कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ। तो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। हेलो नवदीप मान, विक्रम भाई प्रणाम, भाई प्रणाम। अजीत सैनी हेलो, मोहित वशिष्ठ, हाँ भाई बिल्कुल उस क्लास से क्वेश्चन आया है। जयवीर यादव हेलो भाई, मोहित वशिष्ठ ओके। अनिल बिश्नोई राम राम भाई, राम राम। सुनील कुमार वेरी गुड इवनिंग ब्रदर, कैसे हैं आप? अजीत खेतलान वेरी गुड इवनिंग। तरुण राघव ओके ब्रदर, हो जाएगा। उमेश हाँ हो जाएगी भाई, बस तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं 5 मिनट में। नहीं 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 भाई, मैं कोई बेस्ट वेस्ट नहीं हूँ। मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो कोशिश करता हूँ आप लोगों को देने की। बाकी मैं कोई बेस्ट वेस्ट नहीं हूँ भाई, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह। आप किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का हम उम्र हूँ। स्टूडेंट हूँ भाई, मैं कोई गुरु वुरु बनने की मैं कभी कोशिश नहीं करता। थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसको शेयर करते हैं बस। ओके, और भाई किसी के राम राम रह गई हो तो? राहुल राम राम भाई, कैसे हो आप? कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। दीपक शर्मा राम राम। सुशांत वर्मा नमस्कार। सुमित शोरान प्रणाम भाई, प्रणाम। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। क्लास को प्लीज शेयर कर देना। और चलो अच्छी बात है, शेयर कर देना क्लास को। और अब कमेंट्स के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जितना टाइम दे सकूंगा उतना टाइम आप लोगों को मैं देने की कोशिश करूंगा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी लंबी क्लास चलेगी, क्योंकि टाइम कम है, 6 दिन का टाइम है। और मैं चाहता हूं इस 6 दिन में एसआई के एग्जाम के लिए सब कुछ पढ़ लें, किसी भी चीज़ को छोड़े ना हम। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मैंने 2 पीडीएफ ओपन कर रखी हैं। एक पीडीएफ आपकी है, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी की पीडीएफ है। और एक पीडीएफ जो है ये 12th क्लास की एनसीईआरटी की पीडीएफ है। तो एडवांस लेवल पे जाने से पहले बेसिक लेवल हमें कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें बेस का पता होना चाहिए कि टॉपिक्स का जो बेस होता है वो कहाँ से बेसिकली क्या पूछा जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए
आप लोगों के पास एक टॉपिक बनता है दोस्तों, आपका चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर है। एसआई के लेवल पे हम मान सकते हैं कि जो 20-30% जो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 10 में से 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट जिसमें आपके सारे सॉफ्टवेयर आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, आपका सीपीयू प्रोसेसर आ गया और बाकी सारी चीजें आ गई। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स, ये नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। ये नंबर सिस्टम हम नहीं करेंगे इन 6 दिन में, क्योंकि नंबर सिस्टम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप वो नंबर सिस्टम की क्लास देख सकते हैं। स्पेशल एक क्लास बनाई थी मैंने, मैराथन क्लास 2 घंटे की है आई थिंक, वो उसमें पूरा नंबर सिस्टम करवा दिया था, तो वहां से आप उसको कवर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक तो हम नहीं करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम करेंगे। एक तो ये चैप्टर हमारा बनता है, एक क्लास में ये पूरा चैप्टर करेंगे हम। दूसरा हमारा यूनिट है दोस्तों प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी का मतलब है कि हमें उस लेवल पे नहीं जाना है, प्रोग्रामिंग के लेवल पे, प्रोग्राम्स वगैरह के लेवल पे, हमें बस एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो एल्गोरिदम्स कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं, क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है, इसके बारे में एसआई लेवल पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी इन 2 चैप्टर्स पे रहेगी। चैप्टर 1 एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट पढ़ेंगे हम, और चैप्टर 2 प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ये 2 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आपको हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम ये जो पाइथन है, इस पाइथन को हम लास्ट में देखेंगे, बेसिकली बृहस्पतिवार या शुक्रवार को अगले हफ्ते में हम इस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो 11th की क्लास से हमें ये सारी चीजें करनी है। फिर 12th क्लास में हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कॉन्सेप्ट चला जाता है। एडवांस लेवल पे जाने के बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स का कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है बेसिकली। ऊप्स के कॉन्सेप्ट में आपके पास क्लासेस क्या होती हैं, सब क्लासेस क्या होती हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, बेस क्लास क्या होती है, पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 ये हमें करना है। उसके बाद आप लोगों से लीनियर लिस्ट मैनिपुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। स्टैक्स एंड क्यूज से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। डेटा फाइल हैंडलिंग का बेसिक हमें करना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग और कुछ जनरल आपके जो फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर, जैसे लैन फंक्शन, अपेंड फंक्शन, पॉप फंक्शन, डिलीट फंक्शन, रिमूव फंक्शन, इन फंक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज हमें लेनी है। तो एक क्लास में हमारा ये कवर हो जाएगा। एक क्लास में हमारा डेटाबेस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल। फीमेल कांस्टेबल का जो आज एग्जाम हुआ है 19 तारीख को, उसकी शाम वाली शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस इस एक चैप्टर से पूछे गए हैं, बताओ। तो जिसने भी ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उसके वो सारे क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। और भगवान की दया से जितने भी महिलाएं हैं, कैंडिडेट्स हैं अपने चैनल के साथ, उन सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। सभी फीमेल्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको। एक क्लास में हम डेटाबेस और एसक्यूएल करेंगे दोस्तों, और फिर उसके बाद एक क्लास हमारी होगी जिसमें हम नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। नेटवर्किंग से क्वेश्चंस आपके काफी पूछे जाते हैं। ये हमारा 8 से 9 क्वेश्चंस का जो है कॉन्सेप्ट हमारा यहां से हो जाएगा, 7-8 क्वेश्चंस का यहां से हो जाएगा। और एक क्लास में आप लोगों को स्पेशल कराऊंगा जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक करेंगे दोस्तों। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, स्टैक्स के बारे में सुना होगा, क्यूज के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे स्टैक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं रखे जाते हैं, उसके बाद एलिमेंट्स को कैसे रिमूव, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, नोड क्या होता है, लीफ क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन HSSC SI लेवल पे पूछ सकती है। एक क्लास आपको मैं डेटा स्ट्रक्चर की दूंगा और बाकी हमारी ये टोटल 6 क्लासेज हो जाएंगी। डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग 2 क्लास, तीसरी क्लास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, चौथी क्लास में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, 5वीं क्लास आज की जो क्लास है हमारी प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, और 6ठी क्लास कंप्यूटर फंडामेंटल हम करेंगे। ये टोटल 6 कॉन्सेप्ट होंगे, 6 क्लासेज होंगी आने वाले 6 दिन में, और रात को 8:30 बजे या 9 बजे आप लोगों को ये क्लासेज जो है तो देखने को मिलेंगी, ठीक है। हाँ, बस पोस्टपोन ना हो भाई, ना तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा भी यार, ठीक है। फीमेल्स नहीं है क्लास में, कोई बात नहीं, फीमेल नहीं है तो भाई नौकरी की ज़रूरत मेल को ज़्यादा है भाई, आप लोगों को भी पता है, मैं भी लड़का हूँ, आप भी लड़के, नौकरी की ज़रूरत कितनी है हमें पता है, ठीक है। चलो, तो प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2। अगर आपको खुद से रिवीजन करना है, अगर आपके पास मोबाइल है और या फिर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, आपने बुक का प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है, तो आप भी साथ साथ बुक को रख के पढ़ सकते हैं, या फिर आप वीडियो से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 71 पेज नंबर पे चलना है हमें और देखना है कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग को, मेरी थोड़ा सा, मैं सनकी टाइप का इंसान हूँ भाई, मैं ये
MCQs वगैरह और व्यूज़ के लिए बेसिकली मैं काम नहीं कर रहा हूँ। व्यूज़ आ जाएं, सब्सक्राइबर्स आ जाएं, ये आ जाएं, वो तो आप लोगों का प्यार है। आप लोगों जितना जितना मैं लोगों का भरोसा जीत पाऊंगा, जितना मैं आप लोगों का भरोसा जीत पाऊंगा, उतना आप मुझे सपोर्ट करोगे, वो कॉमन सेंस की बात है। तो मैं ट्रिकी ट्रिक चला के यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाला भाई। कंटेंट जो पेपर में पूछा जाता है हमें वो पढ़ना है, बात खत्म। हमें नौकरी लेनी है और आगे बढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हाँ, इसी क्लास में जब हम लोग जब ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसी क्लास में मैं आप लोगों को हाईलाइट करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को साथ साथ पता लग जाएगी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो, हाँ चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। तो बात करते हैं भाई एल्गोरिथम के बारे में। ये जो एल्गोरिथम शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा करूं या दिख रहा है? और बड़ा करने की जरूरत है क्या? थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा और कर देता हूं मैं। अब ठीक है या थोड़ा सा और करूं? अब ठीक होगा आई थिंक। ये ज़्यादा छोट बड़ा हो गया, इतना कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है ना बीच में। बिल्कुल प्यार से ईयरफोन लगा लो, आराम से बैठ जाओ। मैं भी आज टेबल चेयर पे नहीं बैठा हूँ, मैं अपने बेड के ऊपर बैठा हूँ भाई, क्योंकि लंबी क्लास होगी और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कंफर्टेबल होके पढ़ना है हमें, वो नहीं करना कि मजबूरी टाइप में ना। बहुत अच्छे से फोकस करके सुन लेना ध्यान से। बस हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है भाई। मैं जो भी बोलूंगा वो हिंदी में बोलूंगा, हिंदी में समझाऊंगा। हिंदी में कंप्यूटर की बुक्स या फिर हमारे पास डेटा कंप्यूटर का हिंदी में अवेलेबल नहीं है, और हिंदी में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इंग्लिश में पढ़ना आसान होता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट और मुश्किल टर्म्स होंगे उनको मैं समझा दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली देखो क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम बेसिकली हमारे सामने आती है। कंप्यूटर से जुड़ी हुई अगर कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, चाहे हमारी रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, आप लोगों के सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करते हो? उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप कोई ना कोई तरीका ढूंढते हो। फिर आप क्या करते हो? बैठ के सोचते हो कि अच्छा अगर मुझे ये तैयारी करनी है, मुझे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है। जैसे मेरे सामने मान लो कि प्रॉब्लम आई थी कि भाई मुझे अपने जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए, अगले 6 दिन में मेरी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अभी शाम से लेके और अभी 8 बजे तक मैं कंटिन्यू 2 से 3 घंटे मैंने लगाए हैं, और ये पूरा मैंने एक प्लान बनाया है SI के एग्जाम तक का। तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई कि भाई कैसे पढ़ाई करनी है, SI के लिए हम क्या करें। फिर कुछ एग्जाम्स, पिछले एग्जाम्स को देखा और फिर लगाया हिसाब कि ऐसे ऐसे चीजें करेंगे तो हमारा अच्छा स्कोर हो सकता है। और ऐसे ही प्लान फीमेल कांस्टेबल के लिए बनाया था, तो हमारा सक्सेसफुल हुआ है। उम्मीद है कि SI के लिए भी सक्सेसफुल होगा। तो मैंने स्टेप्स लिखना स्टार्ट किया कि भाई पहला स्टेप होगा, पहले दिन हम प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे दिन हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने स्टेप्स बनाए, स्टेप बाय स्टेप मैंने उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करी और अपनी नोटबुक में चीजों को लिखना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, जो मेरी प्रॉब्लम है SI पेपर के लिए, जो मेरी प्रॉब्लम थी कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, दोस्तों को क्या पढ़ाना है, उनको मैंने, उस प्रॉब्लम को मैंने स्टेप्स में लिख लिया। तो वही होता है प्रोग्रामिंग में, हमारे पास कुछ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सोल्व करने के लिए, अच्छे से सोल्व करने के लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हम कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर लेते हैं। एकदम उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है। जैसे प्रैक्टिस के तौर पे कोई भी कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना पड़ता है? पहले डिफाइन करना पड़ता है उस प्रॉब्लम को, और फिर डिजाइन करना पड़ता है एल्गोरिदम को, ताकि हम उस प्रॉब्लम को क्या कर पाए? सोल्व कर पाए, ठीक है। पहले हमने क्या किया? प्रॉब्लम को डिफाइन किया। मैंने अभी डिफाइन किया प्रॉब्लम को कि मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं अपने भाइयों को, बहनों को SI के लिए क्या प्रोवाइड कराऊं कंटेंट, और फिर मैंने क्या किया? डिजाइन किया। पूरा का पूरा अगले 6 दिन का प्लान मैंने डिजाइन किया। तो प्रॉब्लम क्या हो गई? मेरी सोल्व हो गई। आप लोगों को पता लग गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। राइटिंग और एग्जीक्यूटिंग एक सिंपल से प्रोग्राम को आसान हो सकता है, लेकिन जो मुश्किल प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, एक तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों को प्रिंसिपल भी पता है, आप लोगों को रेट भी पता है, आप लोगों को टाइम भी पता है, आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप छट से निकाल दोगे। वहीं पे मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई टिपिकल प्रॉब्लम दे देता हूं, चक्रवर्ती ब्याज की। मैं आपको मूलधन नहीं बताता हूं, मैं आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देता हूं। मैं आपको 2.5 साल का टाइम दे देता हूं और फिर मैं आपको बोलता हूं कि क्वार्टरली
इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, हमें मूलधन निकालना है, तो वो थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम हो गई। उसको सोल्व करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत लगानी पड़ेगी, वही बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। तो हर एक जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है, एल्गोरिदम उसका लिखा जाता है अच्छे से। इन शॉर्ट एल्गोरिदम जो होते हैं उनको प्रोग्राम को सिंपली आसान तरीके से प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो जाए, उसके लिए हम एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो एक एल्गोरिदम के बारे में मोटी सी बेसिक सी आपके दिमाग में एक इमेज अभी बन जानी चाहिए थी इस 2 मिनट के दौरान कि एल्गोरिदम होता क्या है, ठीक है। एल्गोरिदम से अगला क्या स्टेप होता है, हमने अभी अपनी प्रॉब्लम को कागज के ऊपर लिख लिया है, स्टेप्स को हमने उसके ऊपर लिख लिया है। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब उस एल्गोरिदम को हम ग्राफ्स की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। कुछ फिगर्स बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, और उसमें लिखेंगे इनपुट आउटपुट। वो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फ्लो चार्ट का, उसमें आप समझेंगे। बट अगर अभी आपसे अगर कोई पूछे फ्लो चार्ट क्या होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम को ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है भाई, फ्लो चार्ट कहलाता है, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम होता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिदम को या फिर प्रोसेस को। बॉक्स 6 में उसमें होता है, रेक्टेंगल मैंने बताया ट्रायंगल की फॉर्म में होता है, ट्रायंगल नहीं उसमें डायमंड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल ये यूज होते हैं, और उनको एरोज के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि ऐसे एरोज के साथ उसको जोड़ा जाएगा, यहाँ पे फिगर बना दी, आगे अभी देखेंगे क्या होता है बहुत डिटेल से। और फिर उस फ्लो चार्ट को हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हमें क्या पता लगा है भाई कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को हल करने के लिए, किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें पहले उसके कुछ स्टेप्स लिखने होते हैं। उन स्टेप्स को लिखने का मतलब होता है कि हम एक एल्गोरिदम तैयार कर रहे हैं। जब हम वो एल्गोरिदम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर वो एल्गोरिदम जो होता है वो एक प्रोग्राम में बदलता है, और फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्रामर्स उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और कंपाइलर की हेल्प से, इंटरप्रेटर की हेल्प से वो प्रोग्राम जो होते हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं, और उसी एल्गोरिदम को ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। यहां से हमें ये बातें क्लियर हो गई हैं। तो इससे क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर दोबारा से हमारा यहां से एल्गोरिदम स्टार्ट होता है। एक इफेक्टिव मेथड होता है एल्गोरिदम एक्सप्रेस करने का कि भाई क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे कैसे हम किसी चीज को सोल्व कर रहे हैं, उसके लिए हम एल्गोरिदम का यूज करते हैं। कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उसके स्टेप्स लिखने पड़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ताकि उसको हम आसानी से सोल्व कर पाएं। अब इससे क्वेश्चन एचएसएससी ने क्या पूछा, वो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। एचएसएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली एचएसएससी ये लाइन लिखती है भाई पेपर में, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सोल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है भाई, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस को सोल्व करने को क्या कहा जाता है, एल्गोरिदम कहा जाता है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सोल्व एनी काइंड ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम, उसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ चलो भाई, ये हो गया। अरे हेल्थ भाई, अमित भाई, जाकर भाई, हेल्थ एकदम मस्त फर्स्ट क्लास आप लोगों के सामने यार, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मैगी नूडल्स का एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया हुआ है भाई आपकी एनसीईआरटी के अंदर। और मैगी नूडल्स का क्या एग्जाम्पल है मैगी बनानी है। मैगी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमने लिखा, स्टार्ट किया हमने पतीला लिया, पतीले के अंदर हमने पानी डाल दिया दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हमने गैस के ऊपर पतीले को रख दिया। चौथे स्टेप में हमने गैस को ऑन कर दिया। फिर हमने मैगी और मसाला उसके अंदर डाला। फिर हमने 2 मिनट उबाला, और फिर हमने पैन को नीचे उतारा। फिर हमने उसके अंदर से मैगी को निकाला चम्मच की हेल्प से, और फिर हमने मैगी को प्लेट के अंदर डाला, और फिर हमने मैगी को पेल दिया। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस हो गई मैगी बनने से लेके मैगी को पेलने तक की। तो हमारे सामने प्रॉब्लम थी मैगी बनाना। मैगी को बनाने के लिए हमने कुछ स्टेप्स में यहाँ पे क्या किया, उस मैगी को बनाने की प्रोसेस का एल्गोरिदम हमने यहाँ पे जो है वो लिखा बेसिकली। तो एल्गोरिदम बना लिया, तो फिर हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, हमारी मैगी बन के तैयार हो गई, और हमने मैगी को पेल दिया, खा लिया। ये एक प्रोसेस था, ये एग्जाम्पल था। और एक एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का होता है, वो 3 तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 3 तरीके से हम एग्जाम में जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको कैटेगराइज हमने किया है, 3 कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज किया है कि किस किस तरीके से हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने प्रोग्राम लिख लिया,
आपने कोई भी प्रोग्राम लिख लिया, आपने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम लिख लिया, आपने कोई रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई प्रोग्राम लिख लिया, कोई क्वेश्चन का कोई प्रोग्राम लिख लिया, आपने वो प्रोग्राम डाला कंप्यूटर के अंदर और आपने ओके कर दिया उसको, मतलब आउटपुट मिल गया आपको, तो आपने वो एग्जीक्यूट किया है बेसिकली उस चीज को। इसको तीन चीजों में, तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं दोस्तों। सीक्वेंस स्टेटमेंट बोला जाता है एक को सिलेक्शन स्टेटमेंट बोला जाता है, एक को इटरेशन एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स बोला जाता है। तीनों में क्या फर्क होता है? एक चीज में आप लोगों को दिखेगा कि भाई चीजें जो हैं वो लगातार चल रही हैं, एक जगह आपको दिखेगा कि दो चीजों में आप लोगों को डिसाइड करना है कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, और एक जगह पे आपको दिखेगा कि जो चीजें हैं वो सीक्वेंस में चल रही हैं। ये तीनों में बेसिकली फर्क होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास से बना है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है दोस्तों? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कुछ कैटेगरी यहां पे विभाजित की हुई हैं, जिनमें से एक कैटेगरी का नाम है सीक्वेंस स्टेटमेंट, एक का नाम है सिलेक्शन स्टेटमेंट, एक का नाम है लूपिंग या फिर इटरेशन स्टेटमेंट, और इसी को क्या कहा जाता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। सबसे पहला आता है हमारे पास सीक्वेंस स्टेटमेंट के बारे में कि सीक्वेंस स्टेटमेंट क्या होती है। जैसे कि एक प्रोग्राम हमें दिया हुआ है और उस प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे आप लोगों को इंटरप्रेटर के बारे में पता होगा कि इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम में लिखी हुई जो लाइंस होती हैं एक के बाद एक लाइन को सोल्व करते हुए, वो एग्जीक्यूट करते हुए चलता है। वही बात कही गई है कि जो निर्देश या फिर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एक के बाद एक सोल्व होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। जैसे हमें गुड मॉर्निंग प्रिंट करनी है और गुड मॉर्निंग को प्रिंट करने के लिए हमें एक एल्गोरिदम लिखना है, तो हम पहला क्या स्टेप लेंगे? स्टार्ट करेंगे। दूसरा स्टेप हम प्रिंट गुड मॉर्निंग करेंगे पाइथन में, और फिर हम क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। यानी कि सबसे पहले जो प्रोसेस फॉलो होगी वो स्टार्ट की प्रोसेस फॉलो होगी, दूसरे नंबर पे प्रोसेस ये फॉलो होगी, तीसरे नंबर पे प्रोसेस ये फॉलो होगी। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये कौन सी स्टेटमेंट के अंदर आता है भाई? ये सीक्वेंस स्टेटमेंट के अंदर आता है, जहां पे जो चीजें हैं वो लाइन बाय लाइन चल रही हैं और एक के बाद एक चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं? सीक्वेंस स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सीधा एचएसएससी क्वेश्चन पूछेगी, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। जितने के जितने सारे के सारे जो निर्देश हैं वो निर्देश किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं? एक के बाद एक निर्देश आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हम कौन सी स्टेटमेंट बोलते हैं? सीक्वेंस स्टेटमेंट उसको बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, उसके लिए अगर हमें कोई एल्गोरिदम लिखना है तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए? लेंथ होनी चाहिए, ब्रेड्थ होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। फिर लंबाई और चौड़ाई को हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर एरिया नाम का हम फोल्डर बना देते हैं। एरिया के अंदर लंबाई और चौड़ाई की गुणा जो है वो स्टोर करवा देते हैं। फिर हम लिखते हैं प्रिंट एरिया, और फिर हमारी जो प्रोग्राम, वो हमारा एल्गोरिदम होता है, स्टेप्स जो होते हैं वो हमारा स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए एल्गोरिदम बनाया? बेसिकली रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। तो पहले एक ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये बात एग्जीक्यूट हुई, फिर ये चीज एग्जीक्यूट हुई। इस तरीके से हमने रेक्टेंगल का एरिया निकालनी है। ठीक है, जैसे अभी हमने जो ये एग्जांपल्स देखे हैं 2 और 3, इसमें जो सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स एग्जीक्यूटेड अंडर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। इसलिए इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नाउ सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स में क्या होता है? कुछ पोर्शन जो होता है प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट होता है बेस्ड अपॉन द कंडीशनल टेस्ट। कंडीशनल टेस्ट का मतलब, कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त होता है। जैसे बाबू सोना में कंडीशंस बना दी जाती हैं। बाबू कहती है कि भाई मेरी शर्त ये है कि तुम कम से कम, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी हो, तुम्हारे पास गाड़ी हो, तुम्हारे पास इतना पैसा हो। और जो फिर शोना होता है वो सोचता है कि यार क्या करूं क्या ना करूं। शोना के सामने सिचुएशन आ जाती है, घर वाले दूसरी जगह पे शादी कर रहे हैं लेकिन शोना को बाबू के साथ शादी करनी है। कंडीशन आ गई उसके सामने। अब वो किस कंडीशन को फॉलो करता है? वो सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स के ऊपर काम, मतलब बेस्ड होगा कि सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स में से वो किस चीज को सिलेक्ट करता है, कौन सी कंडीशन को वो सिलेक्ट करता है, इधर जाता है या उधर जाता है। फंसना उसको दोनों तरफ है, वो किसी भी तरफ चला जाए। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ द कंडीशनल टेस्ट इज ट्रू, यानी कि अगर बाबू की बात सच्ची निकली तो कंपाइलर क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा कुछ पार्ट को प्रोग्राम के, या फिर वो एग्जीक्यूट करेगा दूसरे पार्ट को प्रोग्राम के। तो अगर भाई वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर बाबू के साथ शादी हो जाएगी। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है तो फिर भाई वो फिर
बिहार जाने की तैयारी, नेपाल जाने की तैयारी करेगा। तो सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स में क्या होता है, कंडीशन के बेस पे चीजें होती हैं। जो हमारा कंपाइलर होता है वो पहले कंडीशन को चेक करता है। दो कंडीशन होती है उसके सामने, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कुछ पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा प्रोग्राम के, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो दूसरे पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि अगर ट्रू है तो उसको मान लो प्रिंट करना है 5, अगर फॉल्स है तो उसको प्रिंट करना है मान लो 10, तो फिर वो 10 को प्रिंट करेगा। ट्रू होगी तो वो किसको प्रिंट करेगा, 5 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, पर एग्जीक्यूशन जरूर होगा, मतलब राम मेर फंसेगा जरूर, मतलब है ना। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखो, एक एल्गोरिदम बनाना है हमें, जहां पे हमें पता करना है ही इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, यानी कि मोर देन और इक्वल टू 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि किसी इंसान के बारे में हमें यहाँ पे पता करना है कि वो वोट देने के एलिजिबल है या नहीं है। ये बात हमें पता करनी है, और ये बात पता करने के लिए हमें एक एल्गोरिदम बनाने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे भाई, प्रोसेस हमारी स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम उस इंसान की क्या करेंगे, एज पता करेंगे कि भाई आपकी एज क्या है, और जो एज होगी वो वैल्यू, एज की वैल्यू चेक करी जाएगी। अगर वो वैल्यू जो है एज की वो 18 साल से 18 साल के बराबर है या 18 साल से बड़ी है वो जो एज है उस इंसान की, तो सीधा का सीधा चौथे स्टेप पे जाना है, या फिर किस पे जाना है, स्टेप 5 पे जाना है। चौथा स्टेप क्या है कि अगर उसकी एज जो है, उस इंसान की एज जो है वो 18 साल से बड़ी या 18 साल के बराबर है, तो हमें प्रिंट करना है एलिजिबल टू वोट, कि वो वोट करने के एलिजिबल है, वो कर सकता है वोट। या फिर अगर वो एलिजिबल नहीं है तो फिर उसको जाना है 5वें स्टेप पे, नॉट एलिजिबल टू वोट पे जाना है, कि वो वोट देने के एलिजिबल नहीं है। और अगर वो वोट देने के एलिजिबल है तो सीधा का सीधा कहां पे जाना है, छठे स्टेप पे जाना है। छठा स्टेप क्या है, स्टॉप है। मैं आप लोगों में से किसी एक से पूछता हूं कि भाई क्या आपकी उम्र जो है वो 18 के बराबर है या 18 से बड़ी है, तो या तो आप कहेंगे कि आप 18 से बड़े हैं, बराबर हैं, या तो आपकी उम्र 18 है या 18 से बड़ी है, या आप कहेंगे कि 18 से छोटी है। कंडीशन 2 आ गई। 2 कंडीशन के बेसिस पे काम होगा। अगर आपकी उम्र 18 के बराबर और 18 से बड़ी है तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है अंदर जाइए और आप वोट कर सकते हैं, और आपका काम खत्म हो गया। वहीं पे आप कहते हैं कि नहीं अभी मैं 17 साल का हूं, 16 साल का हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, आपके ऊपर, आपके कागज पे मोहर लगा दूंगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, आप वोट देने के एलिजिबल नहीं है, आप घर जा सकते हैं। तो ये हो गया कंडीशन के बेस पे। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स इसको हम कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जहां पे सिलेक्शन की बात होगी, समझ रहे हैं, पेपर के अंदर जहां पे सिलेक्शन शब्द आप लोगों को दिखेगा कि भाई कंडीशंस दी हुई हैं, कंडीशंस के बेस पे सिलेक्शन करना है, या तो बाबू को सिलेक्ट करना है या फिर दूसरे को सिलेक्ट करना है, दूसरा बाबू पार्ट 2 को सिलेक्ट करना है। तो कंडीशन आपके सामने है, आप इसको सिलेक्ट कर लो चाहे इसको सिलेक्ट कर लो। अगर उसके आप जो आपने शादी से पहले जो आपने बड़े बड़े चांद तारे तोड़ने के वादे किए हैं और टेडी बियर वगैरह ये सब देने के वादे किए हैं, फिल्मों के वादे किए हैं, तो आप उनसे शादी कर सकते हैं अगर आप ये वादे पूरे कर सकते हैं तो। लेकिन आपको पता है पुलिस के अंदर अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपको ना तो छुट्टी मिलनी है ना कुछ और मिलना है, तो आप हो सकता है वादे ना भी पूरे कर पाए। तो बेटर है कि अरेंज मैरिज करना ही फार बेटर देन लव मैरिज। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, एक छोटा सा मजाक की बात है, कोई सीरियस नहीं लेना इन बातों को। बेसिकली मैं क्या समझा रहा था आप लोगों को कि भाई सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, सीक्वेंस स्टेटमेंट समझ गए, लगातार एक के बाद एक सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स जहां पे कंडीशन होगी, एक कंडीशन को चेक करना है, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरी चीज को हमें प्रिंट कर देना है। ऐसे ही जैसे एक एल्गोरिदम अगर हमें बनाना है कि जो दिया हुआ नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या फिर वो जीरो नंबर है। अब की बार 3 कंडीशंस हमारे पास आ गई है। हमने स्टार्ट किया एल्गोरिदम को लिखना, कोई भी हमने नंबर लिया और उसको n नाम के फोल्डर में हमने स्टोर कर दिया। हमने n की वैल्यू चेक करी, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 5वें स्टेप पे चले जाओ, अगर छोटी है तो चौथे स्टेप पे चले जाओ। फिर n की वैल्यू चेक करी, अगर n की वैल्यू छोटी है तो छठे स्टेप पे चले जाएंगे या फिर हम 7वें स्टेप पे चले जाएंगे। प्रिंट किया हमने दिए हुए नंबर को, प्रिंट गिवन नंबर इज पॉजिटिव, और सीधा हम चले जाएंगे 8वें स्टेप पे। प्रिंट गिवन नंबर इज नेगेटिव, या और हम चले जाएंगे 8वें नंबर के स्टेप पे। यानी कि यहाँ पे अगर n की नंबर वैल्यू अगर हम मान ले, यहाँ पे 5 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी मान लो, 0 से बड़ी है तो 5वें स्टेप पे जाना है, यानी कि नंबर A1 इज पॉजिटिव। कोई भी नंबर 0 से बड़ा होगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर ये कंडीशन हमारी सही होती है तो हम 5वें स्टेप पे जाएंगे और हम क्या प्रिंट करेंगे, दिया हुआ नंबर कैसा है, पॉजिटिव है।
कोई भी नंबर अगर 0 से छोटा होगा तो हम किस स्टेप पे जाएंगे, छठे स्टेप पे, यानी कि वो नंबर कैसा है, हम प्रिंट करेंगे वो नंबर नेगेटिव है, 0 से छोटा है तो नेगेटिव है, ठीक है, ये हमें प्रिंट करेंगे। और अगर वो n 0 के बराबर है तो फिर हम क्या प्रिंट कर देंगे, दिया हुआ नंबर 0 है और प्रोसेस क्या हो जाएगी हमारी, स्टॉप हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ मैरिज नहीं हो रही, कोई बात नहीं भाई, तेरी तेरी दिक्कत नहीं है, ये पूरे हरियाणा की दिक्कत है हरियाणा में लौंडे कितने हैं, लौंडे हैं आप मान लो कि भाई 60% जनसंख्या जो है वो यूथ है, 60% में से वैकेंसी कितनी निकलती हैं, 2%, 3% वैकेंसी निकलती हैं। ये जो 2 और 3% है इनको लड़की वाले उठा के ले जाते हैं, जो बच गए हमारे भाईचारे वाले 57% वाले, वो क्या करते हैं, वो बेचारे कुंवारे बैठे हैं भाई, वो क्या करें, आपस में ब्याह कर लें चलो भाई ये आपकी समस्या नहीं है ब्रदर, ये सबकी समस्या है, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल्स के हिसाब से हम समझ गए हैं कि हमारे पास जो सारी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी एग्जीक्यूटेड होती हैं, बेस्ड अपॉन इनपुट पे बेस होती है, कुछ पोर्शन एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है, एग्जीक्यूट होता है और हमें ट्रू फॉल्स की सिचुएशन के बीच में डिसाइड करना पड़ता है। तो आप सिलेक्शन स्टेटमेंट समझ गए हैं और आप कंटिन्यू आपकी जो सीक्वेंस स्टेटमेंट है वो समझ गए, सीक्वेंस और सिलेक्शन। इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में क्या होता है कि भाई सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन बेस्ड अपॉन कंडीशनल टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, एक बार से ज्यादा एग्जीक्यूशन होना। कहां पे होता है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स या फिर इनको हम लूपिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे आपने फॉर लूप सुना होगा, व्हाइल लूप सुना होगा, डू व्हाइल लूप सुना होगा। ये लूप्स क्या करते हैं, ये लूप्स बेसिकली और कुछ नहीं करते हैं, ये करते हैं कि लगातार चीजों को चलाते रहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको प्रोग्राम बनाना है और उसमें आपको 1 से लेके 100 तक की संख्याएं प्रिंट करनी है, तो हो सकता है आप टाइप करके 1 से 100 तक प्रिंट कर दो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आपको 1 से 1 लाख तक की संख्याओं को प्रिंट करना है तो आप हैंग हो जाओगे, आप बोलोगे सर अब तो गड़बड़ हो गई। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे, हम लूप्स का यूज करेंगे। वहां पे सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखेंगे, फॉर लूप व्हाइल लूप का प्रोग्राम लिखेंगे और हमारा 1 से 1 लाख तक की संख्याएं प्रिंट हो जाएंगी। सिंपल बात होती है, आगे वो भी बता दूंगा कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड लूपिंग और इटरेशन। क्वेश्चन क्या पूछेगा एचएसएससी वाला, सीधी सी बात है, वो बोलेगा कि सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन बेस्ड ऑन कंडीशनल टेस्ट। उसको क्या बोला जाता है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स बोलेंगे या फिर उसको लूपिंग स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं। एक एग्जाम्पल, एल्गोरिदम बनाना है, सभी नेचुरल नंबर्स n तक के सभी नेचुरल नंबर्स को हमें प्रिंट करना है। हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी नंबर लेंगे उसको n फोल्डर में स्टोर कर देंगे। 1 स्टोर कर दिया हमने i के अंदर, i की वैल्यू चेक करेंगे कि i की वैल्यू अगर n के बराबर है या छोटी है तो हम 5वें स्टेप पे चले जाएंगे। 5वां स्टेप कौन सा है, प्रिंट कर देंगे i की वैल्यू को। अगर i की वैल्यू n के बराबर है या n से छोटी है या तो अगर बड़ी मिली तो हम 8वें स्टेप पे चले जाएंगे, सीधा हम स्टॉप कर देंगे। तो इंक्रीमेंट होगा i की वैल्यू, हम 1 से i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, दोबारा 5वें स्टेप पे आए, फिर से चौथे स्टेप पे जाएंगे, फिर से i की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर वो वैल्यू i की वैल्यू n से बराबर है और n के छोटी है, दोबारा से प्रिंट करेंगे i को। जैसे आप लोगों ने मेरी अगर क्लासेस को देखा होगा, पाइथन वगैरह की क्लासेस को आपने देखा होगा, फॉर लूप, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज में, वहां पे मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोशिश करता हूं, x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 5 और हम करते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर इफ यहां पे देखो इफ स्टेटमेंट का यूज हो रहा है, ये देखो यहां पे इफ स्टेटमेंट का यूज हो रहा है। x के अंदर हमने 5 को डाला है, अगर x 10 से छोटा है या बराबर है तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो हम प्रिंट कर रहे हैं कि इसको x की वैल्यू को चेक किया, 5 की वैल्यू 5 जो है वो 10 से छोटा है तो हमने यहां पे 5 प्रिंट कर दिया। फिर हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना है, प्लस प्लस का, दोबारा 5 पे आएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, 6 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि प्लस 1 होता है हमेशा, 6 भी 10 से छोटा है। तो जब तक हमारी ये कंडीशन सही होती रहेगी हमारा x जो है वो प्रिंट होता रहेगा। जैसे दबंग मूवी के अंदर सलमान खान जाके छेदी सिंह को डायलॉग मारता है कि जब तक इस बैग में पैसे भर के आते रहेंगे तब तक तुम्हारी तारीख बढ़ती रहेगी। जब तक x की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक x प्रिंट होता रहेगा। जैसे ही x की वैल्यू 10 के बड़ी होने की कोशिश होगी तो हम सीधे कहां पे चले जाएंगे, लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे और हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी दोस्तों, बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ऐसा कहां पे होता है, ऐसा होता है इटरेटिव स्टेटमेंट्स में या फिर जिसको आप लूपिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं, इसमें ऐसा होता है जहां पे चीजें बेस्ड ऑन ए कंडीशनल टेस्ट, एक कंडीशनल टेस्ट के बेसिस पे, एक शर्त के बेसिस पे बार बार एग्जीक्यूशन होना, किसका, स्टेटमेंट्स का बार बार एग्जीक्यूशन होना दी गई कंडीशन के हिसाब से
लगातार चीज़ों का चलते रहना कहाँ पे होता है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स या फिर हमारी जो लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वहां पे। ठीक है, तो इटरेटिव स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी आप लोगों को, और हमारी जो सीक्वेंस स्टेटमेंट्स थी वो समझ में आ गई, और आपकी सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स ये भी समझ में आ गई। तीन तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं, और इन तीन तरीकों को जो हमने कैटेगराइज किया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम के बारे में पता लग गया भाई, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सोल्व करना, प्रोग्राम को सोल्व करना, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सोल्व करना क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। उसी एल्गोरिदम को ग्राफिकल फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, फिगर्स की फॉर्म में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। फिर हमारे पास प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कुछ उसको तीन कैटेगरीज में हमने बेसिकली डिवाइड किया हुआ है, सिलेक्टिव स्टेटमेंट, सीक्वेंस स्टेटमेंट्स, और हमारे पास इटरेटिव या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जहां पे लगातार हमारे स्टेप्स चलते रहते हैं। सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं जहां पे हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है, इधर है तो इधर जाना है, उधर है तो उधर जाना है। फिर हमारे पास इटरेटिव या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जहां पे कंडीशनल टेस्ट के बेसिस पे हमें काम करना होता है। तो आई होप ये आपको सारी चीजें जो है वो आ गई होंगी समझ में, और बहुत अच्छे तरीके से, और नहीं आई है तो फिर बाद में आप इस वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा से फास्ट करके देख लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि भाई एल्गोरिदम्स कैसे लिखे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की, उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। और इन्हीं स्टेप्स को हम ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंबल्स का प्रयोग करके। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फ्लो चार्टिंग कहते हैं, या फिर हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है चलो भाई, जिसकी बिहार जाने की तैयारी हो भाई वो बता देना मेरे को भी, मैं भी चल पढ़ूंगा बिहार जाने की नौबत क्यों आएगी यार, बढ़िया से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के लोग भी अच्छे हैं वैसे भाई, मुझे अच्छे ही लगेंगे मजबूरी में तो चलो कोई बात नहीं। फ्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट के, जैसे कि ये जो सर्कल शेप में आपको दिख रहा है, इसके बारे में पूछा जाएगा कि इसका यूज किस चीज के लिए किया जाता है, इसका यूज किस चीज के लिए किया जाता है। ये जो आपको पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, इसका पूछा जाएगा किस चीज के लिए यूज किया जाता है। ये स्क्वायर किसके लिए यूज किया जाता है, डायमंड किसके लिए यूज किया जाता है, ये एरो किसके लिए। ये देखो अभी आप लोगों को पता होगा जो आपका मेल कांस्टेबल का जो पेपर पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि एक डेटा रिप्रेजेंटेशन जब हम फॉर्म करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, जब डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहां पे जो एरो होता है, एरो के बारे में सवाल पूछा गया था। जो एरो होता है वो किस चीज को दर्शाता है, तो एरो किसको दर्शाता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल को दर्शाता है, कि जो डेटा का फ्लो है वो कैसा हो रहा है, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसको दर्शाता है। तो ये बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। सर्कल जो ओवल फॉर्म है, ये सर्कल है, ये किसके लिए होता है, कनेक्टर के लिए होता है। दोबारा से देख लेते हैं। जो ये आपको थोड़ा सा अंडाकार में दिख रहा है, इसका यूज किया जाता है प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, पैरेललोग्राम आप लोगों को दिख रहा है, ये या तो इनपुट देने के लिए यूज होता है या फिर आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है। स्क्वायर जो होता है ये सीपीयू की तरह बीच में प्रोसेसिंग करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है इसलिए तो कहता हूं जो डिसलाइक करते हैं ना उनको बीड़ी गुटखा खाने वाली बहू मिलेगी भगवान चलो कोई नहीं, लाइक कर दो वीडियो को, तुम कंजूसी ना किया करो। ठीक है, जो डायमंड है, डायमंड शेप है आपकी, वो डिसीजन बॉक्स होता है कि इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, ये डिसीजन डायमंड शेप लेता है। जो एरो का साइन होता है ये फ्लो ऑफ कंट्रोल डिसाइड करता है कि भाई फ्लो किस तरफ चल रहा है। जैसे 2014 में जो फ्लो था जनता का वो बीजेपी की तरफ था, और अब जो फ्लो है जनता का वो धीरे धीरे दूसरी तरफ होता दिख रहा है। तो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल पता करता है बेसिकली। और जो आपका सर्कल होता है ये कनेक्टर होता है, दो चीजों को जोड़ता है आपस में। एक बार इन फिगर्स के बारे में 4-5 बार जरूर पढ़ लेना भाई, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। The following flowchart is an example of a sequential execution। देखो अब मैं बार बार आप लोगों को sequential क्या होता है और आपका सिलेक्शन क्या होता है, इटरेशन क्या होता है, ये बार बार नहीं बताऊंगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया था आप लोगों को, ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये किसके लिए है, ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे दिया गया था। तो ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाना है हमें एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, और सीक्वेंस का सिंपल इंटरेस्ट हमें वहां पे फ्लो चार्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो जो हमारा ये अंडाकार था इसमें क्या प्रोसेस हुई है, स्टार्ट की प्रोसेस हुई है। जो हमारा ये पैरेललोग्राम था इसमें हमने क्या किया, प्रिंसिपल रेट और टाइम, मूलधन आपका ब्याज, वो मूलधन, और आपका जो ये क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
ब्याज की दर और जो आपका समय है ये आपने इनपुट डाल दिया पैरेललोग्राम में, और फिर आपने रेक्टेंगल में क्या डाला, अपना इनपुट डाला, आप सॉरी इनपुट कह रहा हूं, जो आपका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का वो आपने यहाँ पे डाला। फिर पैरेललोग्राम का यूज हुआ आउटपुट देने के लिए, इन दो पैरेललोग्राम का इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज होता है। ओवल ये जो अंडाकार शेप है स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए यूज किया जाता है। ये हमने एक फ्लो चार्ट तैयार कर दिया, किसके लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए हमने इसको तैयार कर दिया, ठीक है। हाँ, गुटके का सस्ता जुगाड़ पड़ता है ना। क्या उड़ता पंछी कुबेर पता नहीं क्या क्या यार। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट ऑफ सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन। अब जो फ्लो चार्ट आएगा ये सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन का है। पहले वाला फ्लो चार्ट जो था ये सीक्वेंस का था, यानी कि पहले ये प्रोसेस पूरी हो गई, फिर ये प्रोसेस पूरी हुई, फिर ये प्रोसेस, फिर ये और फिर ये, सीक्वेंस में चल रही हैं चीजें। ना कोई कंडीशन यहाँ पे है, ना ही यहाँ पे सिलेक्शन किया है हमने, सिंपल हमने इनपुट दिया, प्रिंसिपल रेट टाइम, हमने फॉर्मूला लगाया और हमें हमारा आउटपुट मिल गया, प्रोसेस स्टॉप हो गई। तो ये सिलेक्टिव का नहीं था, ये सीक्वेंस का था, ठीक है। अब सिलेक्टिव का देखते हैं। फाइंड बिगर नंबर अमोंग टू नंबर्स। दो नंबर में से बड़ा नंबर पता करना है तो हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। दो चीजों में से हमें डिसाइड करना है, या तो बंगाल में से डिसाइड करना है या हमें बिहार में से डिसाइड करना है, वो आपको डिसाइड करना है। तो वो कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, सिलेक्टिव स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे अपने घर से चलना, हम इनपुट लेंगे, इनपुट मतलब या तो बिहार की टिकट कटवाएंगे या हम बंगाल की टिकट कटवाएंगे। तो और यहां पे फिर हम क्या करेंगे भाई, इज ए ग्रेटर देन बी। अगर हमें बंगाल ज्यादा अच्छा लगा, बी से बंगाल, ए से बिहार, अगर हमें बंगाल ज्यादा अच्छा लगा तो हम इस तरफ चले जाएंगे, बिहार ज्यादा अच्छा लगा तो हम इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो इनपुट देने के बाद इफ इज ए इज ग्रेटर देन बी तो हम यहां पे जाएंगे, प्रिंट बी इज बिग, हम लिख देंगे बिहार बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो हम लिख देंगे बंगाल बड़ा है। और फिर उस हिसाब से अगर इस तरफ गए हैं तो फिर इधर जाके बंगाल जाके हमारा स्टॉप आ जाएगा, और इधर गए हैं तो बिहार जाके हमारा स्टॉप आ जाएगा। तो ये हमने सिलेक्शन किया है, हमने चूज किया है दो चीजों के बीच में, दो कंडीशंस के बीच में कि हमें कहाँ जाना है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं, सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं। और सिलेक्टिव स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट है वो इस तरीके से बनता है। ओवल शेप हमारा किसके लिए यूज होता है, स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस को और स्टॉप करने के लिए प्रोसेस को। पैरेललोग्राम इनपुट के लिए भी यूज होता है, पैरेललोग्राम आउटपुट के लिए भी यूज होता है। और जो हमारा ये डायमंड शेप है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा है कि इस तरफ जाना है या फिर हमें इस तरफ जाना है, ठीक है। अन्नू मलिक इसकी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल रखी है। ये पीडीएफ हमने क्लास 11th और 12th की जो बुक है इसकी पीडीएफ हमने डाल रखी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डायमंड कंडीशन के लिए ओके। अपने अपने शौक होते हैं। यू शुड नो द रीजन बिहाइंड इट, दैट वाई दे हैव टू चू गुटका एंड द थिंग बिहाइंड इट एजुकेशन, यू ऑल फ्रॉम ए गुड फैमिली। अरे भाई साहब, जितना स्टेमिना और जितना फिजिकल वर्क करने की ताकत बिहार यूपी के लोगों में होती है, पूरे देश में मैंने कहीं नहीं देखी है इतनी ताकत, फिजिकल वर्क करने की ताकत और जो स्टेमिना उनके अंदर होता है। भाई साहब, मैं बिहार और यूपी के लोगों का फैन हूँ इस चीज़ के लिए, पता है। ये तो बात सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। मजाक की बात अपनी तरफ है भाई, ये तो हरियाणा के लोग हैं यार, हम हंसमुख लोग हैं, हम ज़्यादा सीरियस वीरियस रहने वाले लोग हैं नहीं, तो हंसी मजाक चलता रहता है अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। चलो अभी फाइंड फैक्टोरियल, चलो इस एक एग्जांपल को छोड़ देते हैं। समझ गए ना सिलेक्टिव क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है। लगातार चीजें चल रही हैं या फिर हमें, क्योंकि एचएसएससी वाले ऐसे फ्लो चार्ट तो बनवाएंगे ही नहीं, वो तो आपसे सिंपल सा पूछेंगे सीक्वेंस चल रही है तो कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं, लगातार चल रही है तो सिलेक्शन करना पड़ रहा है तो कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। वो सीधा डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं एचएसएससी एग्जाम्स में, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, ठीक है। चलो ये बात हो गई हमारी। अब बात होती है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लूप, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लूप। लूपिंग स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि अगर कुछ सेट स्टेटमेंट्स का जो सेट है वो n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कितनी भी बार में वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम फाइनाइट लूप। फाइनाइट का मतलब हमें ये पता है कितना काम करना है। इनफाइनाइट क्या होता है, जहां पे हमें यही नहीं पता होता कि कितना काम करना है।
फाइनाइट लूप जहां पे हमें यह पता है कि लूप को कितनी देर तक लूप चलेगा, कितनी देर तक एग्जीक्यूशन होगा, कितनी देर तक चीजें प्रिंट होंगी। इनफाइनाइट लूप का मतलब है कि हमें यही नहीं पता कि कहां पे जाके रुकना है, यानी कि प्रोग्राम को यह नहीं पता कहां पे रुकना है। ये फर्क होता है फाइनाइट लूप में और इनफाइनाइट लूप पे। उसी टाइम पे क्या होता है, इफ सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन विदाउट एनी एंड, जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं और स्टेटमेंट्स का जो आपका सेट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, बार 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 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम्स होता है, उसको हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इफ वी आर नॉट इंक्रीमेंटिंग आई, अगर हम आई को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर से, प्लस प्लस ऑपरेटर से आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वी विल गेट एंडलेस इनफाइनाइट लूप। तो हम वहां पे एंडलेस हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, पता ही नहीं है कितनी बार हमारा वो लूप चलने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि फ्लो चार्ट बनाना है, एक से इनफाइनाइट तक की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हमें फ्लो चार्ट बनाना है, एक से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यूज को स्टार्ट किया हमने, इनपुट दिया n, i जो है हमने वो 1 के बराबर मान लिया, इज i इज लेस देन इज इक्वल टू n, अगर i n से बराबर है या छोटा है तो आ जाओ और स्टॉप कर दो, अगर i जो है वो n से छोटा और बराबर नहीं है तो स्टॉप कर दो, अगर है तो i को प्रिंट कर दो। तो i मान लो हमने 1 माना था तो 1 यहां पे प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, दोबारा से प्रोसेस ऊपर जाएगी और दोबारा से हम यहां पे आएंगे, फिर से देखेंगे i छोटा है बराबर है n के, नहीं है तो स्टॉप कर दो, यस है तो दोबारा से आएंगे, फिर i प्रिंट हो जाएगा। तो ये लूप क्या होगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक बार बार ये लूप जो है हमारा चलता रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सिचुएशन कहते हैं। अब वो एग्जांपल में i की वैल्यू जो है वो नॉट इंक्रीमेंटेड एट ऑल, जो वहां पे इंक्रीमेंट नहीं हुई है, सेम वैल्यू रही है, तो वो एंडलेस लूप हो गया, बार बार चलता रहेगा, उसी को इनफाइनाइट लूप कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा सर, क्वेश्चन बनेगा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन विदाउट एनी एंडलेस इज कॉल्ड। तो इज कॉल्ड आ गया, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन बन गया, और एचएसएससी यही क्वेश्चंस उठाती है सीधा सीधा। स्टेटमेंट्स का वो समूह जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है बिना किसी रुकावट के, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन में मिलेगा फाइनाइट लूप, ऑप्शन में मिलेगा इनफाइनाइट लूप, ऑप्शन में मिलेगा कोई और लूप, नाम लिख देंगे, कुछ और लिख देंगे, 4 ऑप्शन देंगे आपको वहां पे पहचानना है कि ऐसी स्टेटमेंट्स का समूह जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है और उसका कोई अंत नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट लूप उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, बस भाई बस, तुम भी कौन से कम हो भाई, ऐसे नहीं कहते किसी के बारे में। ठीक है, ओके, तो एल्गोरिदम का चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है और कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं चैप्टर के लास्ट में, ये पढ़ लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, उसका एक ऐसा तरीका जहां पे स्टेप बाय स्टेप उसको हम सोल्व करते हैं। क्या उसको हम एक प्रोग्राम कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं, या उसको एल्गोरिदम कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, हमने पढ़ा है कि भाई जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है किसी भी प्रोग्राम को सोल्व करने की, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एचएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन कंडीशनल टेस्ट। एक कंडीशनल टेस्ट के बेसिस पे जो स्टेटमेंट्स का समूह है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एक कंडीशन को चेक किया जाता है, या तो इधर जाना है या इधर जाना है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सिलेक्टिव कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, या फिर उसको लूपिंग कहते हैं। लूपिंग में तो क्या होता है, लगातार मतलब पता ही नहीं कहां तक जाना है, वो लूप्स होते हैं जहां पे कंटिन्यूअसली चीजें चलती रहती हैं। सीक्वेंस क्या होता है, एक स्टेप पहले सोल्व होता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा। लेकिन जहां पे हमें कंडीशन टेस्ट आ जाता है, जहां पे हमें सिलेक्शन करना पड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन बेस्ड अपॉन ए कंडीशनल टेस्ट। स्टेटमेंट्स का जो समूह है वो अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट हो रहा है किसी कंडीशनल टेस्ट के बेसिस पे, उसको क्या कहेंगे भाई, हम आप बताओ। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन कंडीशनल टेस्ट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन, बार बार, उसको क्या कहेंगे बताओ। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए अभी क्या होगा। पूरी क्लास आप लोगों ने पूरा चैप्टर देखा है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी भी कंफ्यूजन है,
मेरे को वापस से जाना पड़ेगा। हम अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सीक्वेंस स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, उसको हम सीक्वेंस स्टेटमेंट्स कहते हैं। एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता है, उसको हम सीक्वेंस स्टेटमेंट कहते हैं। फिर हमने देखा था सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स, कुछ पोर्शन है प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट होता है बेस्ड अपॉन कंडीशनल टेस्ट, उसको सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। फिर हमने देखा था तीसरे नंबर पे लूपिंग स्टेटमेंट्स, सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन बेस्ड अपॉन कंडीशनल टेस्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट्स थी? इटरेटिव स्टेटमेंट्स या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स थी। तो ये जो गलत आंसर कर रहे हैं ना, ये इनको तो जाना ही चाहिए भाई, कहीं ना कहीं इनको तो बस बताओ ही मत कहाँ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा को आंसर उसका हमारा? लूपिंग स्टेटमेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, ग्राफ की फॉर्म में एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? द ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? हम फ्लो चार्ट कहते हैं, अभी अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्ट्रक्शन, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सीक्वेंस स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो 5 के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन एचएसएससी जो है वो आप लोगों से पूछती है। स्टेप बाय स्टेप मेथड सोल्व करने का प्रॉब्लम को एल्गोरिदम कहते हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड अपॉन कंडीशनल टेस्ट एग्जीक्यूट होते हैं, सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं बार बार किसी कंडीशनल टेस्ट पे, उसको क्या कहते हैं भाई? लूपिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम को क्या कहते हैं? हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, उसको क्या कहते हैं? हम सीक्वेंस कहते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। इन 5 में से आए तो आपकी बार खा जाना एचएसएससी के पेपर को। ठीक है, ये फिर भाई आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इनके बारे में हमें ध्यान नहीं देना है, ये हमारे काम के नहीं होते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं यही हमारे काम के होते हैं। चैप्टर नंबर 2 की हम बात करते हैं भाई। अब नींद तो नहीं आ रही है ना आप लोगों को? बता देना भाई, ये दोनों चैप्टर करने हैं आज हमें, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी भी पूरा करना है अभी। ठीक है, तो कमर कस के बैठो, अब पढ़ने की बारी है। बिना पढ़े यूपीएससी टॉप कैसे करें भाई? अकेले में मिलना, अकेले में बताऊंगा ये बात। अरे इसको बताओ कोई, बिना पढ़े यूपीएससी टॉप। भाई साहब मोहित कथुरिया भाई, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है ना, कंटेंट को खा जाओ, खा जाओ। बस सोचो ही ना किस पेपर के लिए है, बस जो है पढ़ जाओ, किसी ना किसी पेपर में तो आएगा ही। शशि भूषण भाई बस कितनी बार कॉपी पेस्ट करोगे? चलो चलो चलते हैं फिर, पढ़ते हैं भाई, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का ब्रेक ले लिया है हमने। ओके, तो भाई अब बात आती है दोस्तों प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी की, और इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे लास्ट में, कैसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं हमारे पास। ठीक है, पहले चैप्टर में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 हो गए। इस चैप्टर में जितने दे रखे होंगे वो भी सारे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मुझे। आराम से, मैं तो 12 बजे 1 बजे तक पढ़ाने को तैयार हूं, बस तुम पढ़ने वाले बनो। इंट्रोडक्शन, लर्निंग टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज वेरी मच लाइक लर्निंग एनी स्किल। ये नॉर्मल बात है कि किसी भी मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना अगर हमें सीखना है तो किसी स्किल को सीखने के ही बराबर है। एक नई स्किल को हम सीखते हैं, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नॉर्मल जिंदगी में हम प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कुछ अलग तरीके से करते हैं। प्रोग्रामिंग में हम क्वेश्चन जो प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने की कोशिश लॉजिकल मैनर में करते हैं, लॉजिक्स का यूज करते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ये कंडीशन है तो ऐसा होना चाहिए। वो आगे आगे धीरे धीरे हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रीड मैनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर डिस्क्राइबिंग द कार ड्राइविंग मेथड्स। कार को
कैसे सीखा जाए, कार कैसे चलाई जा सकती है, इस चीज के लिए हमने मार्केट में काफी सारी बुक्स हो सकता है हम पढ़ लें। हाउएवर वी कैन लर्न ड्राइविंग वंस वी एक्चुअली गेट इनटू द कार एंड स्टार्ट ड्राइविंग इट। जब तक हम प्रैक्टिकली कार के अंदर नहीं बैठेंगे फिजिकली और उसको चलाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमें कार चलानी नहीं आएगी, भले ही हम उस कार को चलाने को सीखने के लिए कितनी लाखों ही किताबें क्यों ना पढ़ लें। ये भी आपको पता है। जैसे प्रोग्रामिंग होती है, MS ऑफिस होता है और आपका DBMS होता है, ये जो चैप्टर्स होते हैं इनका अगर आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करके देखोगे तब तक आप MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट हो गया, इनको आप कभी सीख नहीं सकते। बस आप रट सकते हो किताबों को पढ़ के ना, आपको ये पता होगा कि भाई रो को टपल कहते हैं, रो को कॉलम को फील्ड कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, सिर्फ याद होंगी, लेकिन आप जब अप्लाई करोगे प्रैक्टिकल तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। सेम लॉजिक अप्लाई होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम राइट करते हैं, टेस्ट करते हैं। राइट करने का मतलब लिखते हैं प्रोग्राम, टेस्ट करने का मतलब जो प्रोग्राम हमने लिख दिया अब उसको हम चेक कर रहे हैं वो प्रोग्राम सही है या गलत है, ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, गलतियां निकाल रहे हैं, डीबगिंग कर रहे हैं, गलतियों को निकाल के गलतियों को ठीक करना डीबगिंग कहलाता है, और मेंटेन कर रहे हैं हम कंप्यूटर के प्रोग्राम को। यही चीजें कंप्यूटर प्रोग्राम में होती हैं। एक इफेक्टिव जो अच्छा प्रोग्राम होता है जो हमें रिजल्ट देता है अलग अलग इनपुट में, रॉन्ग इनपुट भी हम उसमें दे देते हैं, कई बार गलत हम जानकारी भी डाल देते हैं। एक प्रोग्राम को बनाते समय हमें फॉलो करना पड़ता है कुछ सिस्टमैटिक अप्रोच को। यही सिस्टमैटिक जो अप्रोच होती है ये दो चीजों में बटी होती है। एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, बताया मैंने आप लोगों को प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उस प्रोग्राम को लिखने का तरीका उसका स्ट्रक्चर होता है, और प्रोग्राम रिप्रेजेंटेशन। एक तो मैं क्लास प्रिपेयर करूंगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊंगा एक तो मैं, और फिर उस क्लास को मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा। तो दो चीजें हो गई, एक मेरी क्लास को बनाने का स्ट्रक्चर होगा और एक मैं उस क्लास को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है और एक प्रोग्राम का रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होता है बाय यूजिंग टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच, इज नोन एज पॉपुलर अप्रोच। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई HSSC में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग, कौन सी अप्रोच का यूज करके प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंप्लीमेंट किया जाता है, तो टॉप डाउन या फिर बॉटम अप अप्रोच से उसको बनाया जाता है। आगे पढ़ेंगे क्या अप्रोच होती है। जबकि प्रोग्राम रिप्रेजेंटेशन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द प्रोग्राम मोर रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल, ज्यादा आसान हो जाता है उसको समझना पढ़ना उसके लिए। वाह भाई वाह, आज 100 लाइव करवा दो भाई, मजा आ जाएगा यार। 65 हो गए आज तो, मजा आ गया। मिलने का पता, हमसे मिलना है तो फिर अपने दिल में झांक के देखिए, वहीं कहीं कोने में मिलेंगे हम, आपके दिल में ही तो रहते हैं। नीतू क्या कह रही है? नीतू कुछ कह नहीं रही भाई, क्या कह रहे हो तुम नीतू शर्मा? अच्छा सिटी भाई मैं बोला। वाह 69, प्लीज आज 100 करा दीजिए, थैंकफुल रहूंगा आप लोगों का बहुत ज्यादा मैं। नीरज चौधरी आप नए हैं क्लास में, वेलकम ब्रदर वेलकम, आप हमारे परिवार में आए हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, और लाइक नहीं कर रहे हो यार आप लोग, लाइव इतने सारे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है भाई, तो ये बेसिक एक आप लोगों को अंदाजा हो गया कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में। कंप्यूटर प्रोग्राम को सीखना एक स्किल को सीखने के बराबर होता है। ये आपके एग्जाम से जुड़ी हुई, मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, एग्जाम में आएगा अप्रोच कौन सी होती है, टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच इसको कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो बीच बीच में मैं हाईलाइट कर रहा हूं यही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो प्लीज इन चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक है ओके। और इसके बाद अच्छा प्रोग्राम क्या होता है जो अच्छे रिजल्ट दे, अच्छी तरह से उसमें सारी चीजें हो। अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है एक सक्सेसफुल प्रोग्राम को बनाने के लिए, कि भी स्ट्रक्चर अच्छे से होना चाहिए, उसके अंदर गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। और इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट, हाँ देखो, एक्सप्रेशन आर यूज टू इम्प्लीमेंट ए पार्टिकुलर टास्क, किसी भी काम को करने इंप्लीमेंट करने के लिए हम कुछ एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं जो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स और कॉन्स्टेंट्स के साथ मिलकर बने होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। और दो
जैसे ए के अंदर हमने 5 वैल्यू डाल दी, बी के अंदर हमने 10 वैल्यू डाल दी। मान लो मैं बोलता हूं ए इज इक्वल टू 5, मैं बोलता हूं बी इज इक्वल टू मान लो 10, ये माउस से लिखा भी नहीं जा रहा। फिर मैं कहता हूं ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये जो बीच में है ये क्या है, ऑपरेटर है मल्टीप्लाई का, और ये दोनों के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनके बीच में ऑपरेशन किया जाता है उनको ऑपरेंड्स कहा जाता है, और जो बीच में ऑपरेशन करवाता है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, आपने सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दिया है, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। आज सानू सैन की भी फर्स्ट क्लास है, वेलकम ब्रदर, आज आपकी पहली क्लास है। तो आज हम एनसीईआरटी कर रहे हैं बेसिकली एसआई एग्जाम के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही, ओके चलो भाई, तो ऑपरेटर समझ में आ गए भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, और जिनके बीच में ऑपरेटर रह के काम करवाता है, कैलकुलेशन ऑपरेशन कराता है, उनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं भाई, कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स रहती है, उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। और वेरिएबल्स के आगे कॉन्स्टेंट, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्स्टेंट करने के लिए पूछा जाता है कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो CONST कॉन्स्ट फंक्शन का यूज किया जाता है किसी भी वेरिएबल की अंदर की वैल्यू को फिक्स करने के लिए, स्थायी करने के लिए और पक्की करने के लिए कि वो चेंज ना हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन यूज होता है प्रोग्राम के अंदर, उसको यूजर के द्वारा समझा जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देखो लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज करते हैं हम, आउटपुट इज इक्वल टू, अगर x की पावर 6 हमें अगर आउटपुट निकालना है तो हम x को क्या करेंगे भाई, 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हम आउटपुट यूज करेंगे, या फिर हम फंक्शन यूज करेंगे पावर x, 6। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पावर फंक्शन का हम यूज करते हैं, पावर के अंदर x, अगर हमने y लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर y, या फिर हम क्या करते हैं, x स्टार स्टार, इसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। x स्टार स्टार y का मतलब भी क्या होता है, x की पावर y होता है। ठीक है, ओके। यूज ऑफ प्रॉपर नेम्स फॉर आइडेंटिफायर्स, अब थोड़े दिन पहले आई थिंक संदीप का या पता नहीं किसका डाउट था ना, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, क्या वो चीजें होती हैं। तो हाँ भाई, सिटी फेमस पढ़ लिया, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड नेम्स, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है पहला, आइडेंटिफायर्स होते क्या है। तो यूजर डिफाइंड नेम्स का मतलब क्या है, यूजर कौन होता है, जो यूज करता है किसी चीज को। मेरे कंप्यूटर का यूजर कौन है, मैं हूं। आपके मोबाइल के यूजर कौन है, आप हैं। तो यूजर डिफाइंड नेम्स, यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए नाम, यूजर ने जो नाम बनाए हैं उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। उनको यूज किया जाता है चीजों को नाम देने के लिए। ए नेम एसोसिएटेड विद ए फंक्शन और डेटा ऑब्जेक्ट, कॉन्स्टेंट्स के साथ या वेरिएबल्स को नाम देने के लिए किनका यूज करते हैं हम, आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। आइडेंटिफायर्स बेसिकली हमारे लिए क्या काम करते हैं, आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं कि जो सामने वाली जो चीज है जिसके लिए हम आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं वो हमें बताता है कि वो चीज किस प्रकार की है, तो उसको हम बेसिकली आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर कौन करता है, यूजर करता है, यूजर के द्वारा दिए गए नाम को ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो नेम एसोसिएट होता है किसी फंक्शन के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जो नाम होता है कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ, और जो यूज किया जाता है उस फंक्शन के लिए या उस डेटा ऑब्जेक्ट के लिए, उसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर में ए से जेड, छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी हो सकती है उसके अंदर, 0 से 9 तक की डिजिट भी उसके अंदर हो सकती है, और उसके अंदर क्या हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। हाउएवर, लेकिन मस्ट बिगिन विद ए लेटर और अंडरस्कोर एंड नोट विद ए डिजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन के आता है कि एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन देगा, आपको दे देगा 2AB दे देगा, 3CD दे देगा, C_1 दे देगा और नन ऑफ दीज दे देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, A से Z बड़ी एबीसीडी या छोटी एबीसीडी हो सकती है, 0 से 9 तक की डिजिट हो सकती है, और स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर का उसमें यूज हो सकता है। बस ध्यान क्या रखना है, ऐसा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा जिसमें क्या हो रहा होगा, किसी डिजिट से स्टार्ट हो रहा होगा जो आइडेंटिफायर का नाम, वो वैलिड नहीं होगा। बाकी सारे आइडेंटिफायर्स के जो नाम होंगे वो वहां पे वैलिड हो सकते हैं। ठीक है, हाँ नीरज भाई, आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है एसआई के लिए।
समझ गए आइडेंटिफायर। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हमें वेरिएबल नाम एरिया और साइड लिया, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कर दिया, एरिया निकल के आ गया। और उसके बाद हमने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, कमेंट का ऑप्शन, कमेंट आप लोगों से पूछा जाता है कमेंट क्या होते हैं, HTML में कमेंट कैसे डाले जाते हैं, सी लैंग्वेज में कमेंट कैसे डाले जाते हैं, पाइथन में कमेंट कैसे डाले जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा कमेंट के बारे में, तो कमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कमेंट बेसिकली क्या होते हैं, तो जो कमेंट होती हैं दोस्तों, उसको अगर मैं आपके दिमाग में अगर एक इमेज बनाने की अगर कोशिश करूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं। आप लोग अगर मान लो मेरी, हम अभी क्लास कर रहे हैं, आप लोग हो सकता है साथ साथ आपकी लिखने की आदत है, तो आप कॉपी के अंदर मान लो डॉक्टर जैसी हैंडराइटिंग में नोट्स बना रहे हो, और डॉक्टर जैसी हैंडराइटिंग आप लोग समझते हैं कैसी होती है, तो वो नोट्स आप लोग डॉक्टर की हैंडराइटिंग में बना रहे हैं, और वो नोट्स बनाते बनाते आप क्या करते हैं कि बीच में जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसके ब्रैकेट में आप साफ साफ राइटिंग में वहां पे लिख देते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ये बात लिखी है ये इस चीज के लिए लिखी है। फिर आपने वो नोट्स जो है अपने दोस्त के साथ शेयर किए। अब आपके दोस्त को आपकी वो डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग तो समझ में नहीं आएगी, आपका दोस्त उस कमेंट को पढ़ेगा, आपने जो वो साइड में लिखा था उसको पढ़ेगा, उसको पढ़ के आपका दोस्त आपके उस पूरे के पूरे नोट्स को समझ जाएगा। तो आपका जो प्रोग्रामिंग में जो हमारा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के अंदर हम कमेंट्स का यूज करते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम को ज्यादा रीडेबल फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा बना सकें, ज्यादा आसानी से उस प्रोग्राम को पढ़ा जा सके, समझा जा सके। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कमेंट्स का हम यूज करते हैं। ये हमारा कमेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है। कमेंट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंस्ट्रक्ट होता है विच इज यूज टू एम्बेड प्रोग्रामर रीडेबल एनोटेशंस सोर्स कोड के अंदर। सोर्स कोड क्या होता है, जो कोड हम लिखते हैं उसी को हम सोर्स कोड कहते हैं। कंपाइलर के अंदर जो हम क्रिएट करते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं। Those annotations are potentially significant to programmers but typically ignorable for compilers and interpreters. Comments are usually added with the purpose of making the source code easy to understand. हमारा कोड आसानी से समझ में आ सके उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं। जबकि add comments to your code in simple English language and describe the function of the code और the reason for your decision to do it in a particular way as well। जैसा मैंने वो एग्जांपल दिया आप लोगों को कि आपने अपनी कॉपी के नोट्स के पीछे वो स्पेशल बात क्यों लिखी, ताकि अगर कोई और उन नोट्स को पढ़े तो वो समझ पाए कि आपने उस डॉक्टर जैसी हैंडराइटिंग में क्या लिखा हुआ है। प्रोग्राम के अंदर कई बार हम ऐसी चीजें यूज करते हैं जो टिपिकल होती हैं, मुश्किल होती हैं, और वो हमने यूज की होती हैं क्योंकि हमें पता है कि हम क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। हमारे प्रोग्राम को कोई और पढ़ेगा तो उसको वहां पे उस चीज को समझना जरूरी है। उसके लिए हम वहां पे क्या डाल देते हैं, कमेंट डाल देते हैं। और वो कमेंट जो हम डालते हैं वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सोर्स कोड के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर इग्नोर करता है, तो कमेंट्स को वो इग्नोर करके चलता है। दे जनरली कैटेगराइज एज ईदर ब्लॉक कमेंट कहते हैं, लाइन कमेंट भी कहते हैं। ब्लॉक कमेंट जो होती है पाइथन में, वो ब्लॉक कमेंट का मतलब होता है एक से ज्यादा लाइन की कमेंट है, और एक तो सिंगल लाइन कमेंट होती है, एक मल्टी लाइन कमेंट होती है। तो जो सिंगल लाइन कमेंट होती है उसको कौन से सिंबल से डाला जाता है, पाइथन के अंदर हैश सिंबल से डाला जाता है। ये 2018 क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन था, पाइथन के अंदर कमेंट्स डालने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो हैश सिंबल यूज किया जाता है। एक से ज्यादा लाइन में कमेंट डालनी है तो हम क्या यूज करते हैं, ट्रिपल कोट का यूज करते हैं। ये 3 कोट का यूज करते हैं। इन 3 कोट्स के बीच में हम पाइथन में कमेंट्स डालते हैं अगर हमें एक से ज्यादा लाइन्स की कमेंट डालनी होती है तो। ठीक है। वैलिड वेरिएबल नेम, वैलिड मतलब क्या होता है। अब मान लो तुम जाते हो, तुम्हारा चालान कट रहा है, पुलिस वाले ने रोक लिया, तो पुलिस वाला क्या कहता है, अपना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एक इनवैलिड होता है। वैलिड मतलब सही चीज, इनवैलिड मतलब गलत चीज। वैलिड वेरिएबल मतलब क्या होगा, जो वेरिएबल सही होगा, सही तरीके से लिखा गया होगा, वो नंबर से स्टार्ट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर नहीं होना चाहिए वेरिएबल के नाम के अंदर, वो वैलिड वेरिएबल है। और जिसको आप डिजिट से स्टार्ट करेंगे, किसी के वेरिएबल के नाम को स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें यूज करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाता है। वैलिड इनवैलिड में क्या फर्क होता है, यही फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 से 100 तक की नंबर्स के लिए हमें एक प्रोग्राम राइट करना है लूप का यूज करके। हमने लिया a इज इक्वल टू 1, जबकि a वाइल लूप का हमने यूज किया है, a इज लेस देन 100। हैश, ये देखो हैश वाइल स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि ये हमने क्या डाल दी, एक कमेंट डाल दी। अब इस कोड को अगर और कोई पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे हमने वाइल स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। हम प्रिंट करेंगे a को, a इज इक्वल टू a+1 का हमने यूज किया है, a में 1 हमें बढ़ाना है। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये डाल सकते हैं। कमेंट डालने के लिए एग्जांपल दिया गया था।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों इंडेंटेशन। आपको पता है इंडेंटेशन से भी आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। और इंडेंटेशन क्या होता है? बेसिकली वाइट स्पेस बोलते हैं इंडेंटेशन को। हर एक स्टेटमेंट के शुरुआत में जो स्पेस दिया जाता है उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। एमएस वर्ड के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम हैंगिंग इंडेंट भी बोलते हैं। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, कंट्रोल एम कंट्रोल टी के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है इंडेंटेशन के लिए, इंडेंट के लिए। और इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर भी होता है। तो लीडिंग वाइट स्पेसिस, स्पेस एंड टैब्स बिगिनिंग ऑफ ईच स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट से पहले अगर टैब का यूज किया है हमने स्पेस देने के लिए, या एक लाइन या एक स्टेटमेंट से पहले हमने कितनी स्पेस दी है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंडेंटेशन या इंडेंटेशन कहते हैं। जिसका यूज किया जाता है डिटरमाइन टू डिटरमाइन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? इंडेंटेशन कहते हैं बेसिक। जैसे देखो यहां पे लाइन शुरू हो रही है यहां से, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। फिर हमने जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये देखो यहाँ पे ये इतना स्पेस हमने दे दिया, ये जो खाली स्पेस हमने छोड़ा है इसी को क्या कहते हैं? इंडेंटेशन कहते हैं। फिर एल्स हमने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, इसी स्पेस को क्या कहते हैं? इंडेंटेशन कहते हैं। किसी भी स्टेटमेंट से पहले दिया गया व्हाइट स्पेस ही क्या कहलाता है? इंडेंटेशन कहलाता है। नई लैंग्वेज नहीं करा रहा आज डंगी भाई में। हम एल्गोरिदम पढ़ा है हमने, फ्लो चार्ट पढ़ा है हमने, और प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। प्रोग्रामिंग करने का तरीका, मेथड क्या होता है, हम उसको पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग से एचएसएससी क्वेश्चंस नहीं पूछ रही है, लेकिन प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी से क्वेश्चंस वो काफी पूछ रही है। कमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडेंटेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एरर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेरिएबल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आइडेंटिफायर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीजें हमें पढ़नी जरूरी है। अगर एक क्वेश्चन भी आया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इंडेंटेशन होता है। नेक्स्ट हमें फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। फ्लेक्सिबल यानी कि कोई भी इंसान फ्लेक्सिबल है, मतलब किसी भी तरीके का इंसान है, हंसमुख भी है, इमोशनल भी है, हार्ड भी है, सॉफ्ट भी है, वो फ्लेक्सिबल है। जैसे फ्लेक्सिबल टूथब्रशेज आती हैं, टीवी में दिखाते हैं फ्लेक्सिबल टूथब्रश, ऐसे भी करके साफ कर सकते हो, ऐसे साफ कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज किसी भी चीज में ढल जाए। ए प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। एक प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल होना जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द चेंजेस विदाउट हैविंग टू रीराइट द एंटायर प्रोग्राम। यानी कि अगर आप किसी चीज को बना रहे हैं तो उसमें चेंजेस ना हो ज्यादा। अगर चेंजेस करने भी पड़े तो प्रोग्राम को दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े, उसके अंदर चेंजेस हो सके। ये बस आपको फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ना था, ज्यादा कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली क्या होता है? अगर आप कोई मशीन बना रहे हैं, आप वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, आपने अपना आविष्कार कर दिया, वॉशिंग मशीन बना दी, आपने बेच दी वॉशिंग मशीन। पहली वॉशिंग मशीन आपकी बिकी, और जो उस वॉशिंग मशीन को लेके गया उसने जाते ही उसको वॉशिंग मशीन ने उसको करंट मार दिया, अगला स्वर्ग सिधार गया और आप जेल हो गई आपको। तो आपने अपनी मशीन कैसी बनाई थी? यूजर फ्रेंडली नहीं बनाई थी। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि वो जो भी उसको यूज करे, यूजर उसको यूज करे चीज को, उसके लिए वो अच्छा हो, यूजर फ्रेंडली हो, वो आसानी से उसको यूज कर पाए। फॉर एग्जांपल जो एप्पल के मोबाइल्स होते हैं, वो गांव साइड के एरिया के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूजर फ्रेंडली मोबाइल्स एप्पल के नहीं होते, उनको समझने में टाइम लगता है। एंड्रॉइड मोबाइल को लगभग सब समझ लेते हैं, इसलिए एंड्रॉइड को यूजर फ्रेंडली ज्यादा बोला जाता है। और जो प्रोग्राम होते हैं उनको भी कैसा होना चाहिए? यूजर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जो बिगिनर हैं, जो नए नए लोग प्रोग्रामिंग फील्ड में हैं, प्रोग्राम्स ऐसे बनाओ कि उनको समझ में आ सके, यूजर फ्रेंडली हो सके। तो उनको इसलिए यूजर फ्रेंडली बोला जाता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ए प्रोग्राम दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय बिगिनर इज कॉल्ड। वो कैसा प्रोग्राम होता है? तो कैसा प्रोग्राम हो जाएगा दोस्तों? यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम हम उसको बोलेंगे। हेलो रेनू, काफी लेट हो गए आप आज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। ऐसा प्रोग्राम जो आसानी से समझा जा सके नए बंदे के द्वारा, बिगिनर के द्वारा, उसको कैसा प्रोग्राम कहते हैं? यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम उसको बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली यूजर फ्रेंडली शब्द ये जो लिखा हुआ है वर्ड, इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें पोर्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि पोर्टेबिलिटी क्या होती है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, अभी पुराने टाइम में क्या होता था, आजकल तो नहीं होता। हम आइडिया की सिम ले लेते थे नई, कोई ऑफर आ जाता था 50 रुपए में 2 महीने की आउटगोइंग फ्री, इनकमिंग फ्री, 5 रुपए में इतने मैसेज फ्री, फलाना फ्री, दिकड़ा फ्री। 50 रुपए की सिम पे इतनी नई चीजें मिल रही हैं। 2012-13 की बातें हैं, 11 की बातें हैं। तो हम क्या करते थे? 3 महीने यूज करते थे सिम को, 90 दिन का टाइम होता था। उसके बाद हम सिम को पोर्ट करा लेते थे। एयरटेल में पोर्ट करवा ली, उन्होंने नया ऑफर दे दिया कि आइडिया से जो एयरटेल में आएगा उसको 6 महीने के लिए ये चीज दे दी जाएगी, ये दे दिया जाएगा। पोर्टेबिलिटी होती है कि एक चीज यहाँ वहां चली जाए।
पोर्टेबल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जिनको जैसे लैपटॉप, मोबाइल, ये पोर्टेबल डिवाइस होते हैं, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो पोर्टेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन टू रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किसी भी एप्लीकेशन में ऐसी कौन सी एबिलिटी होती है कि वो एप्लीकेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चल सके, तो उसको क्या कहते हैं? पोर्टेबिलिटी कहते हैं। एक एप्लीकेशन जो जैसे व्हाट्सएप है, पोर्टेबल एप्लीकेशन है, फेसबुक पोर्टेबल एप्लीकेशन है, लेकिन एप्पल की एप्लीकेशंस होती हैं वो एप्पल के अंदर ही चलती हैं, वो पोर्टेबल नहीं है। एप्पल के एप्लीकेशंस को आप एंड्रॉइड में यूज नहीं कर सकते, जबकि व्हाट्सएप को आप एप्पल मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हो, सैमसंग में भी यूज कर सकते हो, ओप्पो वीवो में भी यूज कर सकते हो। तो व्हाट्सएप कैसी एप्लीकेशन होगी? पोर्टेबल एप्लीकेशन होगी। तो ऐसी एप्लीकेशन जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रन हो सके, चल सके, उनको कैसी एप्लीकेशन कहते हैं? पोर्टेबल एप्लीकेशन उनको कहा जाता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? एक ऐसी एबिलिटी होती है प्रोग्राम के अंदर टू डू इट्स इंटेंडेड फंक्शंस एक्यूरेटली इवन इफ देयर आर स्मॉल चेंजेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम बनाया है और वो जो प्रोग्राम है आपका वो आसानी से चल पा रहा है, आपने कंप्यूटर के अंदर कुछ चेंजेस भी किए हैं, फिर भी बदलाव किए हैं, तो भी वो प्रोग्राम अच्छे से चल पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी बोलते हैं। एक ऐसी एबिलिटी प्रोग्राम के अंदर कि वो अच्छे से काम कर पाए। द प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस लाइक रॉन्ग इनपुट और नो इनपुट। ऐसा प्रोग्राम जो ऐसी सिचुएशंस को भी हैंडल कर पाए जिसमें हम गलत इनपुट भी दे दें तो भी कोई दिक्कत ना हो, बता दे हमें, नॉर्मल ठीक हो जाए। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? द प्रोग्राम विच सेव सच एबिलिटी आर नोन एज रिलायबल। रिलायबल मतलब एक्यूरेसी से चल रहा है। रेनू टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट। आज हमने 2 चैप्टर करने हैं, ठीक है। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस आप लोगों को अभी अभी बताई मैंने। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो होती है उसको हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं? समझते हैं। फिर हम क्या करते हैं? एक प्लान बनाते हैं। फिर उस प्लान को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर क्या होता है? लास्ट में इवैल्यूएशन होता है, चेक किया जाता है गलतियां हैं या नहीं है उस चीज को। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम का मतलब है पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, डिवीजन ए प्लान बनाते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को, फिर इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी, प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाता है। We introduce 7 steps problem solving method which is closely related to software life cycle। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल या फिर SDLC के बारे में अगर आपको मैं थोड़ी सी नॉलेज देने की कोशिश करूं, अगर आप एक्सेप्ट कर पाएंगे तो काफी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। SDLC का मतलब होता है, दोस्तों ध्यान से सुनना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि कोई भी एक जो सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी जो एप्लीकेशन होती है, कोई भी एप्लीकेशन आप मन में सोच सकते हैं, व्हाट्सएप के बारे में, फेसबुक के बारे में, किसी के बारे में एग्जांपल ले सकते हैं। हर एक एप्लीकेशन जो होती है इस दुनिया में, कोई भी एप्लीकेशन जो होती है वो कैसे बनती है? वो SDLC मॉडल पे ही बनती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ही पूरा मॉडल होता है जिसके ऊपर बनती है। बेसिकली अगर इसके कंप्लीट की पॉइंट्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश करूं तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, कस्टमर से हम क्या लेते हैं, पूछते हैं कि उसको क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहला जो होता है बेसिकली, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, पहला प्लानिंग होता है, प्लान किया जाता है। दूसरा एनालिसिस किया जाता है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तीसरा फिर उस चीज को डिजाइन किया जाता है। चौथा फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, मोबाइल्स के अंदर डाल के चेक किया जाता है सही चल रहा है नहीं चल रहा है। पांचवा फिर उसकी टेस्टिंग होती है, सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। छठा उसका फिर मेंटेनेंस होता है, बन गया अब उसको मेंटेन करना है। ये एक सॉफ्टवेयर के बनने की पूरी एक साइकिल होती है और उसी को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म एक बार पूछी गई है HSSC के अंदर, तो ध्यान रख लेना। SDLC का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस होती है इनका बनने का पूरा एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है। आप एक एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, आप मेरे पास आते हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, आप मुझे बोलते हैं कि भाई मुझे एप्लीकेशन बनवानी है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई आप मुझे बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप बोलेंगे कि मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं, मेरे कोचिंग सेंटर में इतने इतने बच्चे हैं, मुझे उसके लिए एक एप्लीकेशन बनवानी है ताकि लोग मेरे एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लासेस ले पाएं। तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है, आप मुझे बताइए आपको किस किस तरीके की चीजें उसके अंदर चाहिए है।
यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब एनालिसिस कर रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, आप बताएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, डिजाइन करूंगा कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। फिर उसके क्या होगी, कोडिंग होगी, कोडिंग करी जाएगी एप्लीकेशन की। फिर उस प्रोग्राम को टेस्ट किया जाएगा, डीबग किया जाएगा, गलतियों को छाटा जाएगा, ठीक किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, भाई कागज कार्रवाई भी होगी, पैसे का लेन देन भी होगा, और फिर प्रोग्राम मेंटेनेंस का काम होता है। ये पूरी की पूरी एक साइकिल होती है जो एक सॉफ्टवेयर बनने की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये बस आपकी नॉलेज के लिए था, आपको पता होना चाहिए। इनसे जुड़ी हुई चीजें आपको पता है, आजकल एचएसएससी घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेता है, तो थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा स्वाद ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है यार, नॉलेज ही तो बढ़ रही है, अच्छी ही तो बात है। ठीक है, तो ये होता है भाई। फिर इनके बारे में डिटेल से दिया हुआ है, तो डिटेल से हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, टॉप डाउन और बॉटम अप के बारे में हमें पढ़ना है कि ये टॉप डाउन प्रोसेस और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ टॉप डाउन डिजाइन डिक्टेट दैट प्रोग्राम शुड बी डिवाइडेड इनटू ए मेन मॉड्यूल एंड इट्स रिलेटेड मॉड्यूल। टॉप डाउन का मतलब है कि हमारा जो भी प्रोग्राम है उसको इस तरीके से हमें डिजाइन करना है, इस तरीके से हमें डिक्टेट करना है कि वो डिवाइड करना है हमें एक मेन मॉड्यूल में, उसको डिवाइड करना है, और रिलेटेड मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल कुछ नहीं होता, मॉड्यूल एक तरह की फाइल होती है, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर आपके प्रोग्राम से जुड़ी हुई जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सारी की सारी आपकी किसके अंदर आती हैं, मॉड्यूल के अंदर आती हैं। तो मॉड्यूल एक तरीके की क्या होती है, फाइल होती है। ईच मॉड्यूल शुड आल्सो बी डिवाइडेड इनटू सब मॉड्यूल्स। मॉड्यूल को उसके सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक डेटा हो, एक जैसे एक क्लास होती है, फिर एक सब क्लास होती है, क्लास की सब क्लास होती है। डिवाइडेड इनटू सब मॉड्यूल्स अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो अलग से एक सब्जेक्ट होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यही सिखाया जाता है बेसिकली कि एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट कैसे बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये हमारा होता है टॉप डाउन डिजाइन। एक होता है हमारा बॉटम अप डिजाइन। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे हम लगातार जा रहे हैं, बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर हम आएंगे। बॉटम अप डिजाइन जो होता है जस्ट अपोजिट होता है टॉप डाउन डिजाइन का। इट रेफर्स टू ए स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग इन विच एप्लीकेशन जो होती है उसको कंस्ट्रक्ट इस हिसाब से किया जाता है। देन ग्रेजुअली मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स आर एडिड टिल एप्लीकेशंस आर रिटन। जब तक वो एप्लीकेशन नहीं बनाई जाती तब तक उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ऐड किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, इनिशिएटिंग द डिजाइन विद सिंपल मॉड्यूल एंड देन बिल्ड इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंडिंग अप ए टॉप इज बॉटम अप डिजाइन। सिंपल सी भाषा में बताने की कोशिश करूं तो जो हमारा टॉप डाउन डिजाइन था, ये था सिंपल प्रोसेस। हमने प्रॉब्लम पूछी, हमने उस पर काम किया, प्रॉब्लम सोल्व हो गई, हमारा काम खत्म हो गया, एप्लीकेशन बन गई। बॉटम अप डिजाइन होता है आसान चीज से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीजें डालते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों के पास आता हूं, कहता हूं मुझे एप्लीकेशन बनवानी है कोचिंग सेंटर के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आप कहते हो ठीक है, मैं कहता हूं ठीक है, उसके अंदर एक लॉगिन का बटन दे दीजिए, एक उसके अंदर बच्चा वीडियो देख ले फास्ट फॉरवर्ड करके वो ऑप्शन दे दीजिए, वीडियो को काटने का ऑप्शन, डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दीजिए। आपने वो कर दिया, आप बोले कि हो गया काम। फिर मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, इसमें से ये काट दो, आपने काट दिया। फिर आप आए दोबारा से 2 दिन के बाद तैयार करके, फिर मैं कहता हूं नहीं 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 इसमें, तो वो चीजें जो है कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें उसके अंदर ऐड होती जा रही हैं, उसको हम बॉटम अप डिजाइन कहते हैं। ये सिंपल भाषा में बात हो गई। ठीक है, एल्गोरिदम के बारे में पढ़ चुके हैं हम। एल्गोरिदम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मेथड को सोल्व, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सोल्व करना, एल्गोरिदम होता है। फ्लो चार्ट होता है उसी एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना डायग्राम्स की फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है। कोडिंग क्या होता है, प्रोसेस होती है एल्गोरिदम को ट्रांसलेट। अब हाँ, यहां से क्वेश्चन देखो भाई, बन गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोडिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द एल्गोरिदम इनटू सिंटैक्स ऑफ ए गिवन लैंग्वेज इज नोन एज कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या हो गया कि पहले आपने जो एल्गोरिदम लिखा था, अब उस एल्गोरिदम को आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स में ट्रांसलेट कर रहे हो। यानी कि पहले आपने एल्गोरिदम लिख लिया, भाई पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना, वो प्रिंसिपल आ गया, टाइम आ गया, रेट आ गया, फार्मूला आ गया, अब उसको आप पाइथन के अंदर आके लिख रहे हो, बना रहे हो। तो आपने अपने एल्गोरिदम को एक सिंटैक्स में बदल दिया, दूसरी भाषा के सिंटैक्स में। उसको क्या कहते हैं, हम उसको कोडिंग कहते हैं। धन्यवाद भाई मनचंदा बंकुर, थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग। पानी पी लूं क्या? ठीक है, देखो भाई मैं बीच बीच में इतना थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ, हजम कर जाना बस। आपको अगर हजम हो गया वही हमारी जीत है, सक्सेस है। ओके,
ऐसा क्यों होता है? अब क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं, मतलब डायरेक्ट एल्गोरिदम को भी तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं होता, एल्गोरिदम को हमारा कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। हमारा कंप्यूटर किसको समझता है? 0 और 1 को समझता है। कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है, और हम किसको समझते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा को समझते हैं। हमारा कंपाइलर किसको समझता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है। कंपाइलर फिर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है हमारे प्रोग्राम को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में, 0 और 1 की उसमें ट्रांसफर करता है, फिर ट्रांसलेट करके वापस से हमें आउटपुट मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एल्गोरिदम को हमें, एल्गोरिदम कैन नॉट एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर सीधा सीधा एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इसी को हम क्या कह देते हैं? कोडिंग कह देते हैं। भाई कोडिंग करता है, कोडिंग करता है, ऐसा होता है। फिर है प्रोग्राम टेस्टिंग और डीबगिंग का मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया कि भाई प्रोग्राम टेस्टिंग का मतलब है प्रोग्राम को चलाना, एग्जीक्यूट करना, सारे इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को, फंक्शंस को, और टेस्ट करना लॉजिक को कि भाई सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, आउटपुट सही से आ रहा है, नहीं आ रहा है। और डीबगिंग क्या होता है? भाई डीबगिंग ऐसी प्रोसेस होती है फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स इन द प्रोग्राम। डीबगिंग का मतलब है गलतियों को छांटना और फिर उन गलतियों को ठीक करना। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम टेस्टिंग से भी क्वेश्चन एचएसएससी में पूछा जा सकता है, डीबगिंग का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, अभी जुलाई में जो पेपर हुए हैं, अगस्त में पेपर हुए हैं, वहां पे टाइप्स ऑफ एरर से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। 3 तरीके के एरर होते हैं हमारे पास दोस्तों। एक सिंटैक्स एरर होता है, गलती, एक लॉजिकल गलती होती है, और एक रन टाइम की गलती होती है। प्रोग्रामिंग कोडिंग करते समय हमसे ये 3 तरीके की गलतियां होती हैं। तीनों तरीके की गलतियों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे नेटवर्किंग में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोग्रामिंग के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम सिंटैक्स कहते हैं। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ढांचा कहते हैं। अगर हम उस लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं लिखने की, और जो फिर हमें जो एरर मिलता है उस एरर को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 0, वाई a इज लेस देन 10, a इज इक्वल टू a+1, प्रिंट a। ऊपर वाली स्टेटमेंट में जो सेकंड लाइन है वो गलत है, ये दूसरी लाइन है ये गलत है, यहाँ पे कोलन भी नहीं लिखा हुआ है। सिंस द व्हाइल स्टेटमेंट डज नॉट एंड विद कोलन, जैसा मैंने बताया इस स्टेटमेंट के बाद में हमें कोलन लगाना था, ऐसे 2 बिंदी रेशो का साइन ये कोलन होता है, ये लगाना था, यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया। इसका मतलब हमने इसके सिंटैक्स में गलती करी है। सिंटैक्स का मतलब इसका स्ट्रक्चर, इसके लिखने का तरीका, उसमें गलती करी है। तो हमें कैसा एरर मिलता है? हमें सिंटैक्स एरर मिलता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ गलती करते हैं तो हमें कौन सा एरर मिलता है। ये अभी अगस्त में पेपर हुए थे आपके एचएसएससी के, उसमें 2 बार रिपीट हुआ था ये सिंटैक्स एरर वाला क्वेश्चन। एक बार ये आया था और एक बार लॉजिकल एरर का क्वेश्चन आया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। लॉजिकल एरर का मतलब होता है भाई प्रोग्रामर मेक्स एरर व्हाइल राइटिंग प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। अब एक एरर तो हो गया कि हमने उसके ढांचे सिंटैक्स में गलती करी है, लिखने के तरीके में गलती करी है। एक एरर होगा कि जब हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो हम लॉजिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं। लॉजिकल मिस्टेक्स कैसी होती हैं? देखो, a इज इक्वल टू हमने लिया 100 व्हाइल a इज लेस देन 10, यहाँ पे सिंटैक्स की गलती तो है नहीं, a इज इक्वल टू a+1, प्रिंट a। ऊपर वाले एग्जांपल में जो व्हाइल लूप है विल नॉट एग्जीक्यूट इवन ए सिंगल टाइम बिकॉज द इनिशियल वैल्यू ऑफ a इज क्या है? 100 है। यानी कि हमने उसमें लॉजिक में गलती करी है। हम a के अंदर क्या डाल रहे हैं? a के अंदर हम डाल रहे हैं 100। हमने बोला है a की वैल्यू कितनी है? 100 है। व्हाइल a इज लेस देन 10, जबकि हम लूप कौन सा यूज कर रहे हैं? व्हाइल, और कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि a की वैल्यू 10 से छोटी, लेकिन a की वैल्यू हमने पहले ही 100 ले ली, तो ये प्रोग्राम जो है ये एक बार भी नहीं चलेगा, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? लॉजिक हमारा गलत है। तो लॉजिकल एरर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये फर्क होता है सिंटैक्स एरर में और लॉजिकल एरर में। तीसरा होता है रन टाइम एरर। रन टाइम क्या होता है दोस्तों? एक एग्जीक्यूशन टाइम होता है, एक कंपाइलेशन टाइम होता है, एक रन टाइम होता है, एक कोडिंग का टाइम होता है, एक सोर्स कोड बनाने का टाइम। यानी एक टाइम होगा जब आप कोडिंग कर रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो। दूसरा टाइम आपने प्रोग्राम बना लिया, अब उस प्रोग्राम को क्या कर रहे हो? एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो एग्जीक्यूशन टाइम। कंपाइलर क्या करेगा? उस प्रोग्राम को, पूरे सोर्स कोड को एक बार में ट्रांसलेट करेगा, आपके उसको मशीनी भाषा में, हाई लेवल को मशीन लेवल में ट्रांसलेट करेगा, वो आपका कंपाइलेशन टाइम हो गया। फिर आपको आउटपुट दिखता है स्क्रीन के ऊपर कि आपके प्रोग्राम का क्या आपको रिजल्ट मिला, वो आपका रन टाइम होता है। A runtime error is an error that causes abnormal termination of program during runtime. रन टाइम के समय पे आया हुआ एरर कौन सा होता है? रन टाइम एरर होता है। इन जनरली डिविडेड, अच्छा एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0, प्रिंट a डिवाइड बाई b। 10 को 0 से, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलता है? एरर मिलता है। डिवाइड नहीं कर सकते, वही बात।
ड्यूरिंग रन टाइम इफ वी ट्राई टू ओपन ए फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द हार्ड डिस्क देन इट विल क्रिएट एन रन टाइम एरर। रन टाइम एरर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा 5 मिनट के लिए प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा ये रन टाइम एरर कैसा होता है और ये रन टाइम गलतियां कैसे निकलती हैं। इस क्लास में तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी वो सॉफ्टवेयर है नहीं, डिलीट कर दिया था। मैं दोबारा से उसको इंस्टॉल करके और दोबारा से दिखा दूंगा रन टाइम का एरर क्या होता है। ठीक है, समझ गए? 3 तरीके के एरर आपसे पूछे जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है भाई इसमें। ओके, खत्म हो गया हमारा प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी का चैप्टर भी खत्म हो गया। क्वेश्चन आ गए हैं भाई, क्वेश्चंस के आंसर करोगे। यूजर डिफाइन नेम को क्या कहते हैं भाई? आइडेंटिफायर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं या एक्सप्रेशन कहते हैं? बताओ। कुलदीप पिलानिया, अच्छी लगी भाई क्लास? थैंक यू सो मच ब्रदर। अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाना भाई। ओके, बताओ भाई, आंसर दो। ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफायर, बिल्कुल भाई राइट आंसर है। यूजर डिफाइन नेम क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनको यूजर डिफाइन के द्वारा डिफाइन किया जाता है नामों को। आइडेंटिफायर्स अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स में छोटी बड़ी एबीसीडी आ सकती है, आइडेंटिफायर्स में 0 से 9 तक की डिजिट्स आ सकती है। आइडेंटिफायर्स का सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान रखना है स्पेशल कैरेक्टर्स @ ये नहीं होना चाहिए उसके अंदर, आइडेंटिफायर के नाम के अंदर। और क्या नहीं होना चाहिए? नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए क्या हमारा आइडेंटिफायर। बहुत बढ़िया भाई, सभी के आंसर अगर सही दे दिए तो आज की क्लास हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। इफ वी ओवरकम द रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी गेट, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के साथ अगर गड़बड़ करते हैं, रूल्स में गलतियां करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? रन टाइम एरर मिलेगा, या फिर हमें सिंटैक्स एरर मिलेगा, या फिर हमें लॉजिकल एरर मिलेगा? हमें कैसा एरर मिलेगा अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के साथ गड़बड़ करते हैं? तो बताओ भाई। राहुल सांगवान, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं भाई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। बस कंटिन्यू रखो, डेली बेसिस पे कंटिन्यू रहो, पॉजिटिव रहो और फ्रेश माइंड रखो, बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हो जाएगा। तो सिंटैक्स एरर, बहुत बढ़िया भाई। कौन सा एरर हो जाता है? सिंटैक्स एरर हो जाता है। करेक्टिंग द प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम कोड को सही करना क्या कहलाता है? टेस्टिंग कहलाता है, रन टाइम एरर कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है या सिंटैक्स एरर कहलाता है? तो प्रोग्राम के कोड को हम सही कर रहे हैं, प्रोग्राम के कोड को सही करना क्या कहलाता है दोस्तों? टेस्टिंग कहलाता है। डीबगिंग तो क्या होता है? एरर्स को फाइंड आउट करके एरर्स को सही करना, वो डीबगिंग होता है। सिंटैक्स एरर सिंटैक्स की गलती होती है, प्रोग्रामिंग रूल्स की गलती होती है। और रन टाइम एरर तो हमारा रन टाइम पे आता है। तो क्या हो जाएगा? टेस्टिंग हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्टिंग द प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट आता है डिजाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिजाइन करना क्या कहलाता है? प्रॉब्लम को डिजाइन करना टेस्टिंग हो सकता है? नहीं हो सकता। लॉजिकल एरर नहीं हो सकता, डीबगिंग नहीं हो सकता। प्रॉब्लम को डिजाइन करना क्या हो जाएगा हमारे पास? एल्गोरिदम हो जाएगा। उसको हम डिजाइन कर रहे हैं, पॉइंट्स में लिख रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? एल्गोरिदम कहते हैं। ओ सॉरी, डिजाइनिंग द प्रॉब्लम, डिजाइनिंग द, हाँ ठीक है। करेक्टिंग डीबगिंग क्या कर रहे हो आप लोग? करेक्ट, अच्छा उसका आंसर दे रहे हो, ठीक है। एल्गोरिदम व्हेन ट्रांसलेटेड इनटू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड, जब एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको फ्लोचार्ट कहेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे, डीबगिंग कहेंगे या उसको कोड कहेंगे? बताओ भाई, बताओ। एल्गोरिदम को ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसको क्या कहेंगे? फ्लोचार्ट कहेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे, कोड कहेंगे या उसको डीबगिंग कहेंगे? अरे छठे का नहीं, 5वें का आंसर दो भाई। क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कोडिंग। कोडिंग किसको कहते हैं? हमारे एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके और कंप्यूटर में कंपाइलर तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? कोड कहलाता है, कोडिंग करना कहलाता है। तीसरा, द प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन लाइक रॉन्ग इनपुट और नो इनपुट। हमारा जो प्रोग्राम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो एबल हो, काबिल हो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, अनचाही सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। जैसे गलत इनपुट दे दे या नो इनपुट दे दे, उसको क्या कहते हैं? एरर नहीं होगा, एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब तो क्या होता है? ऐसी एप्लीकेशन जो एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे यूज करी जा सके। तो क्या रह गया हमारे पास? रिलायबिलिटी रह गया। छठे का क्या हो गया आंसर हमारा? डी आंसर हो गया। ये एक दूसरे का देख के भेड़ चाल मत करो तुम लोग भाई,
सारे एरर कैसे हो सकता है? कोई भी प्रोग्राम एबल होता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने में, जैसे रॉन्ग इनपुट वगैरह दे दिया तो उसको क्या कहेंगे? एरर कहेंगे। एरर तो गलती होती है जो प्रोग्राम के अंदर आती है। प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, लगा एरर थोड़ी कहेंगे, रिलायबिलिटी होती है ना भाई, बताया था। लीडिंग व्हाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट से पहले स्पेस देना, व्हाइट स्पेस छोड़ना, विच इज यूज टू डिटरमाइन द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, जो ग्रुप स्टेटमेंट्स के ग्रुप को डिटरमाइन बताने के लिए काम किया जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई? टेस्टिंग कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो और हर एक स्टेटमेंट से पहले जो आप व्हाइट स्पेस देते हो, जो यूज किया जाता है उन स्टेटमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? टेस्टिंग कहेंगे, इंडेंटेशन कहेंगे, डीबगिंग कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर बी, नमिता पानू, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इंडेंटेशन उसको कहा जाता है, स्टार्टिंग में जो स्पेस देते हैं हम उसको क्या कहते हैं? हरियाणा एजुकेशन भाई, हमारी जो ये क्लास है, इस क्लास को एक बार स्टार्टिंग में जाके स्टार्टिंग की 10 मिनट की इस क्लास को सुन लीजिए। वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि हम अगले आने वाले 5 दिन में कैसे एसआई की तैयारी करेंगे। टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस आप फॉलो कर लीजिए वीडियोस को। 6 दिन आप क्लास फॉलो कीजिए, एसआई में काफी अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन टू रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विद और विदाउट मिनिमल चेंजेस, यानी कि ऐसी एबिलिटी, एप्लीकेशन की ऐसी क्षमता कि एप्लीकेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चल सके बिना चेंजेस किए हुए, उसको क्या कहा जाता है? पोर्टेबिलिटी कहेंगे, एरर कहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे, या रिलायबिलिटी कहेंगे? बताओ भाई। अरे एल्गोरिदम कहां आंसर कर रहे हो तुम अभी तक? एल्गोरिदम भाई पीछे चल रहे हो क्या? 8वें का आंसर दो। अरे राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट वो एमएस वर्ड में होता है ब्रदर, ठीक है, इसमें मत कर देना। बहुत ही बढ़िया भाई। तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। एक एप्लीकेशन जो एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे रन हो सके, चल सके, उसको क्या कहते हैं? पोर्टेबल कहते हैं, ठीक है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स एंड कॉन्स्टेंट। इनमें से कौन सा ऑपरेटर्स का, ऑपरेंड्स का और कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है? उसको क्या कहते हैं भाई? आइडेंटिफायर कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, टास्क कहते हैं, या फिर सिंटैक्स कहते हैं? बताओ। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स एंड कॉन्स्टेंट्स। बताओ भाई। सभी के सभी का आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं भाई 2-4 कमेंट से बात बनेगी, सबका आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या कह देंगे? एक्सप्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। 10th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ईच मॉड्यूल शुड आल्सो, मॉड्यूल मतलब समझ गए? मॉड्यूल मतलब क्या होता है? फाइल होती है। ईच मॉड्यूल शुड आल्सो बी डिवाइडेड इनटू सब मॉड्यूल्स अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग स्टाइल। हर एक मॉड्यूल जो होता है शुड ऑल्सो होना चाहिए, उसको सब मॉड्यूल्स में भी डिवाइड होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग के स्टाइल से के जरिए। उसको क्या कहते हैं? टॉप डाउन मेथड कहते हैं, बॉटम अप मेथड कहते हैं, कोडिंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? ईच मॉड्यूल शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड। बताओ। हर एक मॉड्यूल को डिवाइड होना चाहिए किसके अंदर भाई? ईच मॉड्यूल शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल्स के अंदर उसको डिवाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग स्टाइल। उसको हम क्या कहते हैं? कौन करेगा इसका आंसर? हर एक मॉड्यूल को उसके सब मॉड्यूल में डिवाइड होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? टॉप डाउन कहते हैं या बॉटम अप कहते हैं? डिवाइडेड इनटू ए मेन मॉड्यूल एंड इट्स रिलेटेड मॉड्यूल, उसको हम क्या कहते हैं भाई? टॉप डाउन कहते हैं। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, टॉप डाउन कहेंगे, टॉप डाउन।
याद करो, टॉप डाउन में मैंने बताया था मॉड्यूल सब मॉड्यूल में डिवाइड होता है। बॉटम अप में तो मैंने क्या बताया था, नीचे से ऊपर, यानी कि पहले आसान चीजें फिर कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं, चीजें मुश्किल होती चली जाती हैं, वो बॉटम अप। टॉप डाउन मतलब सिंपल प्रोसेस, मॉड्यूल को मॉड्यूल में डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमारे 2 चैप्टर आज हुए हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी है। इन 2 चैप्टर से आपके ये 15 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते थे। अगर इस 15 में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही करने में सक्सेस रहे हैं तो फिर आज की क्लास से हम जो चाहते थे मतलब हमें वो मिल गया है। और कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम क्या करेंगे भाई, उस क्लास में हम कोशिश करेंगे कल कंप्यूटर फंडामेंटल का पूरा चैप्टर करने की कल हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल। अगर आपको टाइम लगे घर पे तो प्लीज आप एक बार एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी डाउनलोड करके एक बार जरूर उसको रीडिंग जरूर ले लेना, फिर उसको इलेबोरेट और पूरा का पूरा सोल्व मैं आपको कल क्लास में करवा दूंगा। 6 क्वेश्चंस में डाउट है तो कोई बात नहीं विक्रम भाई, एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके क्लास को दोबारा से जरूर देख लेना, थोड़ा सा देख लेना, जिस चीज में डाउट हो काट के और वहां पे आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कमेंट करो एक बार, बताओ भाई। कमेंट अभी मत करो आप लोग, अभी बस ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, पढ़ के, और ऐसे ही हम लगातार 5-6 दिन जो एसआई तक का एग्जाम है तब तक हम तैयारी करेंगे। डेली 2-3 घंटे की, 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास लेंगे कंप्यूटर की, और बहुत ज़्यादा कंटेंट, अच्छा कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचा देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना। सब्सक्राइब करो चैनल को, घर में मम्मी के फ़ोन से करवा दो, पापा के फ़ोन से करवा दो। सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, चैनल की ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा डिवाइसेस से हो उसके सब्सक्राइब करवाया करें और चैनल को सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करेंगे हमारी तरक्की होगी, साथ ही साथ आपको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश रहेगी और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों तक प्रोवाइड कराने की कोशिश रहेगी। ठीक है, कल रन टाइम एरर में एक बार कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल कराने की। प्रैक्टिकल नहीं करा पाया तो फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको मैं रन टाइम के बारे में जरूर समझाऊंगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ चलो, तो अब क्लास अभी कितने हैं आप, 48 स्टूडेंट्स हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, और जो मेरे भाई हैं प्लीज़ उनसे तो ज़्यादा रिक्वेस्ट है, बहनों से भी है, अगर कर दे तो ये वीडियो खत्म होने के बाद प्लीज़ अपनी 1 मिनट कीमती निकाल के ऑफ वीडियो खत्म होते ही और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, थम्स अप कुछ भी करना, मतलब कमेंट जरूर करके जाना। कम से कम मेरे को 30-40 कमेंट चाहिए क्लास खत्म होती, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। आप लोगों की फीस है वो, बेसिकली आपका जो चार्ज है क्लास का वो यही है, आपकी फीस वही है, आपको बस एक अच्छी सी कमेंट कर दी है और कुछ नहीं करना है, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, बस ये आप लोगों की, इसको आप गुरु दक्षिणा बोलो, फीस बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, हम कल मिलेंगे इसी समय पे रात को, या तो 8:30 बजे या 9 बजे मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।